गुड आफ्टरनून बच्चों। आपका फिर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपका जो अभी माइनर टेस्ट हुआ है बच्चों, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो हैं या तो वो इनकम्प्लीट रह गए, या कुछ में बच्चों जो हैं क्वेश्चंस जो हैं शायद वो इनकम्प्लीट रह गए। बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच चुकी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। टेक्निकल टीम को जो है तुरंत इंटीमेट कर दिया बच्चों, और बहुत जल्द इन सभी खामियों को जो है सुलझाने पर बच्चों पूरा करियरवेल परिवार जो है वो आपके साथ जुड़ गया बच्चों। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा जो प्रॉब्लम आपने अपने इस माइनर टेस्ट में देखी है, हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट माइनर टेस्ट में हम यकीनन रिजॉल्व कर पाएंगे बच्चों। पहली चीज तो ये, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। टेक्निकल इश्यूज की वजह से ही कुछ क्वेश्चंस के जो हैं जो आंसर से बच्चों वो भी कहीं ना कहीं जो है वो चेंज हो गए हैं, वो शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि मेरी जानकारी में बायो के अंदर बच्चों 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों ने शेयर किए हैं, तो वो मैं आप सबको बता देता हूं बच्चों। यहां पर मकसद वो है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें समझ में आना चाहिए, जो हमारे कंसेप्ट हैं वो हमारे साथ क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको लेकर बच्चों ने मुझे बताया है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा बच्चों। एक क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम और मिनिमम डब्ल्यूबीसीज रेस्पेक्टिवली आपसे पूछे गए थे बच्चों, तो उसका आंसर जो है वो 4th ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि उसका करेक्ट आंसर बच्चों बी वाला ऑप्शन होगा। आपको पता है बच्चों, मैक्सिमम जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और मिनिमम जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो बेसोफिल्स होते हैं बच्चों। वैसे टेक्निकल टीम को हमने इंटीमेट कर दिया है, वो करेक्शंस भी हो गए होंगे, पर अगर नहीं भी हुए बच्चों तो वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो एक क्वेश्चन तो ये था बच्चों कि मैक्सिमम और मिनिमम डब्ल्यूबीसी कौन से हैं बच्चों। बोनस नहीं होगा, जो करेक्ट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। यहां पर क्वेश्चन करेक्शन नहीं है, आंसर करेक्शन है, ऑप्शन करेक्शन भी नहीं है, तो बोनस नहीं होगा। पर वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम जो डब्ल्यूबीसी है बच्चों याद कीजिए वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 to 65%, और बेसोफिल सबसे कम होते हैं बच्चों 0.5 to 1%। तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो बी वाला ऑप्शन होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। एक और क्वेश्चन था, कौन सा हार्मोन है जो सोडियम का तो रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और पोटेशियम का सिक्रीशन करवाएगा। तो बच्चों उसका आंसर भी जो है 4th दिया हुआ था, पर उसका आंसर भी बच्चों बी वाला ऑप्शन होगा। याद कीजिए बच्चों, जो एल्डोस्टेरोन है वो डीसीटी पर काम करते हुए मेनली सोडियम का तो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम का सिक्रीशन करवाता है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनमें करेक्शन थे। इसमें 1.0 में है, 2.0 में है, वो आप चेक कर लीजिएगा बच्चों। तो आपको इन 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब किसी बच्चे को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। रही बात बच्चों हमारी आज की क्लास की, हम उम्मीद करते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर जो है वो आज हम होपफुली सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे बच्चों। आज जो है छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं बच्चों, पर है तो कहने को छोटे छोटे सब टॉपिक्स, पर उनमें एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है। एक एक चीज बारीकी से एमजे सर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो बस आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। जैसे टारगेट बच्चों मैं आपको अगर बताऊं, आज हम जो हैं ईसीजी पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों, इसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है वो हम पढ़ना चाह रहे हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में बच्चों, ब्लड वेसल्स के बारे में जो है वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। बेटा जरूरी नहीं कि मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, चलिए मैं आपके लिए सीक्वेंस में भी लिख देता हूं। आज बेटा छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे हम ईसीजी पढ़ेंगे, एक बेटा फिर हम जो हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, एक फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है वो हम पढ़ना चाहते हैं, एक हम पढ़ना चाहते हैं बेटा डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हम बात करना चाहते हैं बच्चों पोर्टल सिस्टम के बारे में, और लास्ट में हम डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम। तो वैसे तो बच्चों हम टारगेट लेकर चलना चाहेंगे कि ये 5 सब टॉपिक्स जो हैं वो आज हम कंप्लीट कर लें, पर कोई दिमाग में टारगेट नहीं है बच्चों कि कंप्लीट करना ही है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास की शुरुआत करें उससे पहले एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं। फिर आज की इस बेहतरीन क्लास को जो है मैं आपके सामने स्टार्ट करना चाहूंगा बच्चों।
बच्चों हल्का से एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, फिर दोहराता हूँ बच्चों। मकसद जो है वो माँ तक जाना है, वो तभी होगा बच्चों जब टॉपिक्स आपको क्लास में समझ में आने लग जाएंगे, क्लास में आपको याद हो जाएंगे, बहुत इत्मीनान से हम पढ़ेंगे बच्चों। अब कमेंट सेक्शन से आप दूर हो जाइए, आपकी जितनी भी क्वेरीज है बच्चों उसको आपके एमजे सर आपके साथ हैं, तो जरूर वो जो सारी क्वेरीज हम रिजॉल्व करेंगे। पर पहले बच्चों हम आज की क्लास को जो है शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सुने हल्का सा एक बार मैं आपको जो रिवाइज करवाता हूँ, बीच में 1-2 दिन का गैप आ गया है तो रिवाइज कर लेते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। बच्चों हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। देखिए मकसद है आपको क्लास में याद हो जाए, तो इत्मीनान से पढ़ते हैं बच्चों। हमने शुरुआत की थी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लोज सर्कुलेशन। अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ की बात करेंगे बच्चों वो है लिम्फेटिक सिस्टम। फिलहाल हम पढ़ रहे थे बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आराम से पढ़ेंगे। याद कीजिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें पढ़नी होती हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। बच्चों ब्लड हम पूरा पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। ब्लड के अंदर बेटा प्लाज्मा है और ब्लड कॉर्पसल्स हैं, संगठित पदार्थ हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस का कंसेप्ट हमने समझा था, और हमने ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड कोगुलेशन को समझा था। बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम हम लास्ट में पढ़ेंगे। हमने शुरुआत की थी बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। ब्लड सर्कुलेटरी में 3 चीजें आती हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। बेटा ब्लड हम पूरा पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल्स हम आज डिस्कस करेंगे। फिर हमने शुरुआत की थी बच्चों हार्ट के बारे में। पहले इन जनरल हमने पाइसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट को लेकर जो है, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट को लेकर हमने डिस्कशन किया था। याद कीजिए सिंगल सर्कुलेशन, किसी में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, किसी में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। फिर हमने शुरुआत की थी बच्चों ह्यूमन हार्ट के बारे में, और ह्यूमन हार्ट के बारे में बेटा 7 पॉइंट जो है वो हम सक्सेसफुली पढ़ चुके हैं। बस मैं हेडिंग बोलता हूं, अगर आप सोच पा रहे हैं बच्चों तो आप इत्मीनान से सोच लीजिए। ह्यूमन हार्ट के बारे में 7 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं बच्चों। पहला जो पॉइंट था वो क्या है बच्चों? पहला पॉइंट था हार्ट वॉल एंड इट्स कवरिंग। दूसरा जो पॉइंट था बेटा वो था हमारा वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, वेसल्स, वॉल्स एंड सेप्टा। तीसरा पॉइंट था बच्चों हमारा मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट, मेहनत से पढ़ेंगे बच्चों। चौथा पॉइंट था हमारा, याद कीजिए आप, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, कोरोनरी सर्कुलेशन। पांचवा पॉइंट था बच्चों हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ अ मायोजेनिक हार्ट। छठा पॉइंट था हार्ट बीट एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट या रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। और सातवां पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था बच्चों पिछली क्लास में, बेहद इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्डियक साइकिल। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कार्डियक साइकिल आपको समझ में आया होगा। बच्चों कार्डियक साइकिल के अंदर हम डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जैसे शब्दों की बात कर सकते हैं बच्चों। वैसे हमने उसकी जगह 2 शब्द यूज किए थे, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। मैं आपको थोड़ा समय देना चाह रहा हूं बच्चों। कार्डियक साइकिल का जो हमने सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन बनाया था, एक बार आप उसके बारे में सोचिए बच्चों। एट्रिया में सिस्टोल होता है, उसके 0.1 सेकंड के बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल में सिस्टोल 0.3 सेकंड चलता है, और रिमेनिंग जो 0.4 सेकंड होते हैं बच्चों वो जॉइंट डायस्टोल होते हैं। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए बच्चों कि लब कब आता है, डब कब आता है, थोड़ा सोचिए बच्चों। दिस इज द बेस्ट योर एमजे सर कैन डू फॉर यू बच्चों। बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, सफिशिएंट टाइम आपको दे रहे हैं, इत्मीनान से पढ़िए। ब्लड हम पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं बच्चों हार्ट के बारे में, और हार्ट के बारे में 7 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो हार्ट के बारे में एक लास्ट पॉइंट अब मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, वो है ईसीजी। बेटा ईसीजी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है उतना हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए बेटा आज हमें ये छोटे छोटे 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं। अगर ये हम पढ़ पाएंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में फिर हम इवोल्यूशन शुरू करना चाहेंगे बच्चों, जो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है आपके एमजे सर का, आपके लिए भी आसान बना देंगे। पर आज बेटा पहले हम इन 6 पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए बच्चों। अब हम शुरुआत करते हैं ईसीजी के बारे में। सुनिए पहले तो बच्चों, अगर ईसीजी शब्द अगर आ जाता है और आपसे पूछा जाए कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर जाना चाहिए बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, चाहे हिंदी की एनसीईआरटी जो आपके पास है हार्ड कॉपी, चाहे इंग्लिश की एनसीईआरटी आपके पास है बच्चों, उसके अंदर हेडिंग लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईसीजी, जो कि गलत है बच्चों। बेटा इस चीज को समझिए। बेटा आपकी एनसीईआरटी जो आपके पास है ना बच्चों हार्ड कॉपी, उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईसीजी, जो कि सरासर गलत है बच्चों। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है बच्चों, यानी ऑनलाइन की दुनिया में जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है ना बच्चों, उसमें करेक्शन हो चुका है। तो अगर आपसे ईसीजी की फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ध्यान रखिएगा बेटा, भले से एनसीईआरटी में बेटा हेडिंग में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईसीजी, जो गलत है बच्चों। तो पहली बात तो अगर आपसे ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या कहोगे बच्चों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है बच्चों, ये ईसीजी है। ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ बच्चों, ये ईसीजी है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। और इस ग्राफ को रिकॉर्ड करने के लिए जो यंत्र यूज होता है बच्चों, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो ये दो शब्द आपको क्लियर होने चाहिए बच्चों। देखिए बेटा, ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं है बच्चों। जो ग्राफ है वो तो ग्राम है मेरे बच्चों, जो ग्राफ है वो तो ग्राम है, पर इस ग्राफ को रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये मैंने आपके लिए लिख दिया बच्चों। तो पहली बात तो ये 100 में आना चाहिए बच्चों कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट जो आपको ग्राफ बनाकर देगा, उस ग्राफ का नाम है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऐसा कुछ। पहले मैं आपके सामने एनसीईआरटी ने उस पैराग्राफ में क्या लिखा है एक बार मैं आपको सुनाता हूं बच्चों। एनसीईआरटी का एक एक शब्द हमारी जबान से निकलेगा। एनसीईआरटी क्या कहती है? आपने देखा होगा हॉस्पिटल के टेलीविजन स्क्रीन के इस चित्र से जो है आप वाकिफ होंगे बच्चों। ये जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं बच्चों, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। हॉस्पिटल टेलीविजन स्क्रीन के इस चित्र से आप चिर परिचित होंगे। आपने देखा होगा कि एक पेशेंट को एक मॉनिटरिंग मशीन के साथ कुछ वायर्स की मदद से, कुछ इलेक्ट्रोड्स की मदद से जोड़ा जाता है, और कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा एक चित्र जो है वो चलता रहता है। वहां बेटा मशीन जो है वो आवाज भी करती है, पिप 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 पी। बेटा एस्ट्रीज एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं मुझे सर। और जैसे ही पी साउंड आता है इलोंगेटेड, इसका मतलब वो इंसान कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है। इसका क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। अब एक चीज समझे बच्चों, ईसीजी जो है ये दो टाइप की होती हैं। एक होता है स्टैंडर्ड ईसीजी और एक होता है बेटा डिटेल्ड ईसीजी। एनसीईआरटी कहती है अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी बनाना चाहते हैं तो उस पेशेंट को मॉनिटरिंग मशीन के साथ 3 इलेक्ट्रोड्स की मदद से जोड़ा जाता है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बच्चों। एनसीईआरटी कहती है अगर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए ना बच्चों, तो उस पेशेंट को मॉनिटरिंग मशीन के साथ 3 इलेक्ट्रोड्स की मदद से, 3 लीड्स की मदद से जोड़ा जाता है, जिसमें 2 लीड्स तो बच्चों दोनों रिस्ट पर यानी कलाई पर, और एक जो है बच्चों वो लेफ्ट एंकल में यानी कि लेफ्ट एडी पर जोड़ी जाती है। ऐसा कुछ एस्ट्रीज एनसीईआरटी पढ़ के सुना रहा हूं बच्चों। एक स्टैंडर्ड ईसीजी अगर आपको चाहिए तो उस पेशेंट को मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ जो है बच्चों 3 इलेक्ट्रोड्स की मदद से जोड़ा जाता है, 2 तो दोनों रिस्ट पर और एक लेफ्ट एंकल पर। फिर एनसीईआरटी ये भी कहती है अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते हो, तो इन 3 के अलावा कुछ एडिशनल इलेक्ट्रोड्स भी जो हैं बच्चों वो चेस्ट रीजन पर जो हैं कनेक्ट की जा सकती हैं। ये मैंने आपको एनसीईआरटी की बातें बताई हैं, बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। अब बेटा एक चीज समझिए, ये जो आपके सामने मैंने बना रखा बच्चों, ये क्या है? ईसीजी है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को कहते हैं बेटा ईसीजी। ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हालांकि इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बेटा यहां अचीवर के लेवल पर मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं करना चाहता हूं कि यहां पर आपको 3 वेव्स देखने को मिलती हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। बेटा बेसिक बातें सबको पता होती हैं, ये तो मैं आपको समझाऊंगा इसे बच्चों। और यहां पर एमजे सर आपको एनसीईआरटी की एक बेहतरीन लाइन समझाना चाहते हैं, वो है द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। बेटा पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं बहुत सारे, वो उसमें करेक्शन करवा देते हैं, पर वो करेक्शन नहीं है बच्चों। एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वो हम जस्टिफाई करेंगे, उसे हमें सही मानना होगा। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो इसे समझिए बच्चों, ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है ये एक ईसीजी बच्चों, एक ईसीजी। बेटा आपको पता है इसके अंदर पी वेव आती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, टी वेव है। बेटा बेसिक बातें तो सबको पता होती है। पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रिया का डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, और टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन।
तो पहला सवाल तो यही बन जाता है बच्चों, पहला सवाल तो यही बन जाता है, इनमें से वो कौन सी घटना है जिसकी वेव आपको ईसीजी में देखने को नहीं मिलती है या फिर वो एब्सेंट होती है। तो आंसर जाता है बच्चों एट्रियल रीपोलराइजेशन। आप देखिए वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन भी आ गया, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन भी आ गया, एट्रिया का सिर्फ डीपोलराइजेशन आया मेरे बच्चों, एट्रिया का रीपोलराइजेशन नहीं आया ना। वैसे मेडिकल कॉलेज में आपको बताया जाएगा बच्चों, नहीं भी बताया जाएगा, एमजी सर आपको बता रहे हैं, वहां लिखा होता है बेटा कि एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव आती तो है पर वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीछे हिडन हो जाती है, छुप जाती है। तो अब तो इतना याद रखेंगे नीट लेवल पर, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से किसकी जो वेव है वो आपको जो है बच्चों यहां पर एक नॉर्मल ईसीजी में देखने को नहीं मिलती है, तो आंसर होना चाहिए एट्रियल रीपोलराइजेशन। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं बच्चों, पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स क्या गलती करते हैं, जानबूझकर तो नहीं करते होंगे पर अज्ञानता की वजह से हो जाती है। वो क्या कह देते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल। एक चीज समझिए बेटा, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। इसका मतलब बच्चों वो क्या कहना चाह रहे हैं, डीपोलराइजेशन को वो सिस्टोल कहना चाहते हैं और रीपोलराइजेशन को वो डायस्टोल कहना चाहते हैं, जो सरासर गलत है बच्चों। एक चीज समझिए, ये जितने भी आपको वेव्स देखने को मिल रही है ना बच्चों, ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है बच्चों, ये सिस्टोल और डायस्टोल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। बेटा सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी, हमने पढ़ा था बच्चों, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिकल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन यानी मैकेनिकल। बेटा सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो तो मैकेनिकल एक्टिविटीज है ना, लेकिन डीपोलराइज होना और रीपोलराइज होना, मसल का जो है इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो जाना डीपोलराइजेशन, मसल का फिर से रेस्ट में आना रीपोलराइजेशन, बेटा ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल। और एनसीईआरटी ने साफ लिखा है बच्चों, ईसीजी क्या है, ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। बेटा जो ईसीजी है ना बच्चों, यानी कि विद्युत हृदय लेख क्या है, ये हमारे हृदय की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, जो विद्युतीय क्रियाकलाप हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का बोल रहे हैं मुझे सर। बेटा समझिए, जो ईसीजी में आपको ये तरंगे दिखती है ना बच्चों, ये हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये मैकेनिकल एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन पहली बात तो है ही नहीं। बेटा सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो तो मैकेनिकल एक्टिविटी ना बच्चों, डीपोलराइज होना मतलब इलेक्ट्रिकली एक्साइट होना, रीपोलराइज होना मतलब इलेक्ट्रिकली फिर से रेस्टिंग स्टेट में आना। तो समझिए बेटा, ये मैकेनिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है बच्चों, ये जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का है। तो एनसीईआरटी अगर आपके पास है उसमें लिखा हो बच्चों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ये ध्यान रखेंगे। या बेटा समझिए, ये एट्रिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एट्रिया के सिस्टोल को। बेटा ये वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वेंट्रिकल के सिस्टोल को। बेटा ये वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वेंट्रिकल के डायस्टोल को। अरे समझिए, पढ़ाने वाले क्या कह रहे हैं, डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल और रीपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल। ऐसा नहीं होता बच्चों, मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले मसल डीपोलराइज होती है, उसकी वजह से उसके अंदर सिस्टोल होता है बच्चों। बेटा पहले मसल जो है वो डीपोलराइज होती है, उसकी वजह से उसमें सिस्टोल होता है। मसल पहले रीपोलराइज होती है, उसकी वजह से उसमें डायस्टोल होता है। यानी कहने का मतलब ये बेटा, डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय सिस्टोल, यानी डीपोलराइजेशन होगा उसकी वजह से सिस्टोल होगा, रीपोलराइजेशन होगा उसकी वजह से डायस्टोल होगा। जैसे समझिए बेटा, किसी पंखे में करंट जाएगी, उसके बाद पंखा घूमेगा ना बच्चों, तो करंट चली गई यानी पंखा डीपोलराइज हो चुका है, इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो चुका है, उसकी वजह से वो घूमेगा यानी मैकेनिकल एक्टिविटी शो करेगा। बेटा एनसीईआरटी की एक लाइन जस्टिफाई करनी है एमजे सर को, उसके लिए पूरी मेहनत चल रही है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, पहले मसल डीपोलराइज होती है, उसकी वजह से सिस्टोल होती है। पहले मसल रीपोलराइज होती है, उसकी वजह से डायस्टोल होती है, ये समझेगा बच्चों। तो याद रखिएगा, डीपोलराइजेशन और सिस्टोल एक चीज नहीं है, रीपोलराइजेशन डायस्टोल एक चीज नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, पहले मसल डीपोलराइज होगी, उसकी वजह से उसमें सिस्टोल शुरू होगा। पहले मसल रीपोलराइज होगी, उसकी वजह से बेटा उसके अंदर उसके अंदर जो है रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल शुरू होगा। अब मैं आपको समझाता हूं बेटा, समझिए। ये जो पी वेव बेटा यहां से शुरू होती है और यहां खत्म होती है। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, जो पी वेव है
बेटा पी वेव क्या है? पी वेव जो है वो एट्रिया का डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है बेटा, एट्रिया का सिस्टोल नहीं, वो तो समझा रहा हूं बच्चों। जो पी वेव है ना मेरे बच्चों, वो एट्रिया का डीपोलराइजेशन है। अब समझिए, यहां एट्रिया का डीपोलराइजेशन शुरू हुआ है और डीपोलराइजेशन यहां खत्म हुआ है बेटा। डीपोलराइजेशन की वजह से सिस्टोल शुरू होता है, तो समझिए जब डीपोलराइजेशन यहां शुरू होगा तो सिस्टोल थोड़ा लेट शुरू होता है बेटा। पहले तो एक चीज समझिए, यहां पोटेंशियल लिया है, यहां पर हमने टाइम लिया है, तो आप ध्यान से देखिए बेटा ग्राफ में, अगर जो है डीपोलराइजेशन यहां शुरू हुआ है तो सिस्टोल जो है बेटा वो थोड़ी देर बाद शुरू हुआ है ना, जब इतना टाइम बीतेगा। बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले मसल यहां डीपोलराइज होना शुरू होगी तो सिस्टोल थोड़ी देर बाद शुरू होता है बेटा इस पॉइंट पर। अब एनसीईआरटी के पॉइंट को समझिए बच्चों, यहां पर देखिए डीपोलराइजेशन शुरू हुआ, यहां डीपोलराइजेशन खत्म हुआ, तो डीपोलराइजेशन की वजह से बेटा सिस्टोल होगा ना। तो जब डीपोलराइजेशन यहां शुरू हुआ, सिस्टोल थोड़ा लेट शुरू होगा। सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की बात कर रहे हैं बच्चों। और देखिए जब सिस्टोल लेट शुरू हुआ है तो खत्म भी तो लेट होगा, तो सिस्टोल शुरू यहां होता है तो सिस्टोल खत्म होता है यहां कहीं जाकर। बेटा जहां से क्यू शुरू हो रहा है वहां तो एट्रिया का सिस्टोल खत्म हुआ है ना। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है। अब एक चीज समझिए बच्चों, ये जो क्यू पॉइंट है, यहां वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन शुरू हुआ और वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन यहां खत्म हुआ। अब सोचिए, एनसीईआरटी के हिसाब से जस्टिफाई कर रहा हूं बच्चों। अब देखिए, जब यहां वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन शुरू हुआ तो वेंट्रिकल में सिस्टोल थोड़ी देर बाद शुरू होता है बेटा। सिस्टोल यहां कहीं शुरू होता है। अब देखिए डीपोलराइजेशन यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया, तो सिस्टोल जब लेट शुरू हुआ है मेरे बच्चों तो खत्म भी तो लेट होगा। तो सिर्फ एनसीईआरटी जस्टिफाई कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज में थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए जब सिस्टोल लेट शुरू हुआ वेंट्रिकल का, तो सिस्टोल खत्म भी तो लेट होगा। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल यहां शुरू होता है, वो खत्म कब होता है? जब टी वेव खत्म होती है बेटा। तो एनसीईआरटी का पॉइंट क्या है? द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। एक बच्चा लिख रहा है अभी तक हम गलत पढ़ते आए हैं, बच्चों उसको रेक्टिफाई कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। तो एनसीईआरटी की लाइन गलत थोड़ी ना बच्चों। एनसीईआरटी क्या कहती है? द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए यहां पर पता है पढ़ाने वाले क्या पढ़ा देंगे कि टी वेव रिप्रेजेंट करती है बेटा वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो बेटा टी वेव खत्म हुई है, इसका मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म हुआ है। तो बेटा करेक्शन कर लो, द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ डायस्टोल नहीं करना है बच्चों। एनसीईआरटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। आप समझिए यहां पर बेटा, अरे रिपोलराइजेशन डायस्टोल एक चीज नहीं है। यहां बेटा वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन शुरू हुआ है तो डीपोलराइजेशन यहां खत्म हुआ है, और जब डीपोलराइजेशन यहां शुरू हुआ तो सिस्टोल थोड़ा लेट शुरू होता है बच्चों। पहले मसल डीपोलराइज होती है, उसकी वजह से सिस्टोल। और समझिए जब वेंट्रिकल का सिस्टोल यहां शुरू हुआ है तो खत्म भी थोड़ा लेट होगा ना बेटा, क्योंकि वेंट्रिकल बड़े साइज के हैं। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल यहां शुरू होता है, खत्म यहां होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल सही है बच्चों, द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो वो लाइन बिल्कुल सही है बच्चों। और मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों, ये जो आपके सामने बना हुआ है ये एक ईसीजी बच्चों, और एक ईसीजी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक कार्डियक साइकिल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। यहां अगर मैं टाइम बताऊं तो यहां से लेकर यहां तक मेरे बच्चों 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। तो समझिए यहां से लेकर यहां तक बेटा, ये हमारी जो एक हार्ट बीट कह दो, एक कार्डियक साइकिल कह दो, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो होता है बेटा ईसीजी। उम्मीद करता हूं ये 100 में आ रहा है। अब आप देखिए बेटा, एक ईसीजी मतलब एक हार्ट बीट यानी एक कार्डियक साइकिल, और एक ईसीजी में एक पी वेव होगा, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, एक टी वेव होगा बच्चों। पर देखिए इसमें से पी वेव और टी वेव की तुलना में अगर देखा जाए तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की साइज बड़ी होती है बच्चों। तो किसी भी ईसीजी के अंदर बेटा वो जो पेपर आता है उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत इजीली आप काउंट कर सकते हो बेटा। एक ईसीजी के अंदर एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट में एक ही तो क्यूआरएस होगा। वैसे हालांकि वो भी एक ही होंगे, पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करना आसान है, तभी तो एनसीईआरटी कहती है बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वन कैन इजीली डिटरमाइन द रेट ऑफ हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एनसीईआरटी कहते हैं बेटा एक गिवन टाइम पीरियड में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को काउंट करके आप किसी इंसान की हार्ट बीट रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है। जिस बेटा उस लाइन के लिए अगर मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा। मान लेते हैं कोई अंकल जी आपके पास आए, कोई अंकल जी, वो आपसे ये कहते हैं कि बेटा ये जो है मैं मशीन से 1 मिनट तक जुड़ा रहा,
मान लेते हैं कोई अंकल जी आपसे कहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि मान लेते हैं डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट तक उस मशीन से जुड़ा रहा और उन्होंने मेरा 1 मिनट का ईसीजी निकाल कर मुझे दे दिया। यानी इसका मतलब ये है यहां से लेकर यहां तक ये जो आपके सामने ग्राफ अब वो अंकल जी आपको दे रहे हैं, ये ईसीजी कितनी देर का है बच्चों? 1 मिनट का है। और मान लेते बेटा वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, वो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से। देखा होगा बेटा ओरिजिनल ग्राफ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर कुछ इस तरह से, तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि उन अंकल जी की हार्ट बीट रेट क्या चल रही होगी, तो आप पता कर सकते हो बेटा ये 1 मिनट का ईसीजी है और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक हार्ट बीट। बेटा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत इजीली दिखेंगे, तो यहां एक क्यूआरएस दिख रहा है, यहां एक क्यूआरएस, तो आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर काउंट कर सकते हो ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मेरे इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 हार्ट बीट्स पर मिनट। मैंने बस एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ए गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है। और जो बेटा इसके बारे में एनसीईआरटी की लास्ट पॉइंट सुन लीजिए। मान लेते हैं हमने 100 लोगों का हमने ईसीजी निकाला बच्चों, तो जाहिर सी बात है सबका जो ईसीजी है वो आपको ऑन एन एवरेज ऐसा ही मिलेगा बच्चों। पी वेव ऊपर मिलेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसा मिलेगा, टी वेव ऐसे मिलेगी। तो हमने 100 लोगों का ईसीजी किया, तो उनको बेटा हमने जो एक स्टैंडर्ड ईसीजी मान लिया कि वो एक रेफरेंस है। अब मान लेते बेटा कोई 101 नंबर वाला पेशेंट आया, हमने उसकी ईसीजी किया और हमने देखा कि स्टैंडर्ड ईसीजी कोई डिविएशन आ गया। मान लेते कोई डिविएशन आ गया, मान लेते उसमें पी वेव उल्टा हो जाए या टी वेव फ्लैट हो जाए, तो 100 लोग बीमार हैं या वो 101 वाला? 101 वाला बेटा। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर एक स्टैंडर्ड ईसीजी से, अगर मान लेते हैं एक स्टैंडर्ड ईसीजी से अगर हमें कोई डिविएशन देखने को मिलता है, तो इसका वो आइडिया लगेगा कि कोई ना कोई हार्ट संबंधित डिसऑर्डर हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है ईसीजी जो है बेटा ये ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की जो है एक चीज होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ईसीजी समझ में आया बच्चों। तो आज का पहला टॉपिक हमने पढ़ा ईसीजी, थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए। सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। आज छोटे छोटे सब टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं बच्चों। तो हमने ईसीजी को कंप्लीट किया है। हम पढ़ रहे हैं बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत इत्मीनान से, जितना सिलेबस में उतना हम पढ़ रहे हैं बच्चों। ओपन क्लोज हम पढ़ रहे हैं क्लोज। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम लास्ट में हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन में 3 चीजें आती है, ब्लड वेसल्स, हार्ट। ब्लड पूरा हो चुका है, हार्ट पूरा हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। आइए बात करते हैं ब्लड वेसल्स। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ब्लड वेसल्स। पहली बात तो नाम से पता चल रहा है बच्चों, कोई भी ऐसी वेसल का मतलब क्या है? क्लोज पाइपलाइन है बच्चों। आज बेसिक लेक्चर है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इजीली कंप्लीट होगा बच्चों। बेटा वेसल का मतलब है कोई भी क्लोज पाइप, तो कोई भी ऐसी वेसल जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसे हम कहते हैं बेटा ब्लड वेसल। वैसा तो आपको बच्चा बच्चों ब्लड वेसल जो है वो 5 टाइप की होंगी, आर्टरीज, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल एंड वेन। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चों, एनसीईआरटी आर्टेरियोल और वेन्यूल का जिक्र नहीं करती है बच्चों। तो मैं भी आपको सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहां डिस्कस करना चाहूंगा। बेटा व्हाट इज ब्लड वेसल? कोई भी ऐसी वेसल जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसे कहा जाता है बेटा ब्लड वेसल। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम 3 टाइप की ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आइए थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं बेटा ये कोई ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ऑर्गन बनेगा टिश्यू से, टिश्यू में हमें सेल देखने को मिलेंगे, टिश्यू फ्लूइड। अब समझिए बेटा इन जनरल 3 टाइप की ब्लड वेसल की बात करेंगे। कोई भी ऐसी वेसल जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसे कहते हैं ब्लड वेसल। आराम से पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए किसी भी ऑर्गन में जो ब्लड लेकर घुसती है उसे कहा जाता है मेरे बच्चों आर्टरी। यहां पर मैं ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं यहां पर ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी ऐसी वेसल जो अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेकर जाए या टुवर्ड्स एनी अदर ऑर्गन। बेटा ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। बेटा कोई भी ऐसी वेसल जो हार्ट से दूर और ऑर्गन में ब्लड ले जाती है उसे कहते हैं आर्टरी।
चाहे बेटा वो पल्मोनरी आर्टरी क्यों ना हो, हार्ट से दूर ले जाती है लंग्स के अंदर, चाहे वो एओर्टा क्यों ना हो, हार्ट से दूर ले जाती है। तो आर्टरी की परिभाषा समझिए बच्चों, कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, यानी टुवर्ड्स द ऑर्गन। तो देखिए ये ऑर्गन में अगर हम इन जनरल बात करें तो किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर जाती है आर्टरी। बेटा आपको पता है फिर ये आर्टरी इस तरह से डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज के अंदर। वैसे पहले आर्टीरियोल बनेगा फिर कैपिलरी, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। फिर आपको पता है जितना भी एक्सचेंज होता है बेटा वो कैपिलरी से हो जाएगा। फिर यहां से डीऑक्सीजन ब्लड लेकर जो निकलेगी उसे हम कह रहे हैं मेरे बच्चों वेन, इसे हम कह रहे हैं वेन। यानी इस डायग्राम के हिसाब से तो आपको लगेगा कि आर्टरी और वेन को कौन कनेक्ट कर रही है, कैपिलरीज। पर सच्चाई तो बेटा पहले आर्टरी जाती है, फिर डिवाइड होकर बनाती है आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी, फिर वेन्यूल और फिर वेन। पर बेटा हम यहां पर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो समझिए कोई भी ऐसी वेसल जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल। बहुत इत्मीनान से बच्चों, ब्लड वेसल 3 टाइप की पढ़नी है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन। अब एक बात तो समझिए बच्चों, ब्लड वेसल कोई सी भी हो, इंटरनली होलो होगी, चाहे वो आर्टरी हो अंदर से होलो है यानी ल्यूमेन जिसमें ब्लड फ्लो करेगा, चाहे वो कैपिलरी हो अंदर ल्यूमेन, चाहे वो वेन हो उसके अंदर ल्यूमेन तो होगा। पर देखिए ये जो आपको दोनों तरफ दिख रही है, ये आर्टरी की वॉल है, ये वेन की वॉल है और ये कैपिलरी की वॉल है। अब पहले बेटा हम कैपिलरी को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पहले कैपिलरी के बारे में कर रहा हूं। तो कैपिलरी के बारे में पहला पॉइंट बच्चों, कैपिलरी के बारे में आर्टरीज और वेन को जो ब्लड वेसल जोड़ती है उसे हम कहेंगे कैपिलरी। और देखना बेटा ये जो कैपिलरी की वॉल होती है ना, ये सिंगल सेल थिक होती है बेटा। यानी कैपिलरी की जो वॉल है इसकी थिकनेस जो है वो एक सेल के बराबर है। यानी कैपिलरी की वॉल में बेटा एक ही लेयर मिलती है, उसे कहा जाता है एंडोथीलियम। कैपिलरी की वॉल में एक ही लेयर है एंडोथीलियम, और वो भी बनी होती है बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। साथ ही साथ बेटा ये पोरस भी होती है, समझिए ये पोरस भी होती है इस तरह से। तो अगर आपसे पूछा जाए कैपिलरी का फंक्शन क्या है, तो कहीं भी अगर आपको फिल्ट्रेशन करना है या डिफ्यूजन करना है या एक्सचेंज करना है तो वो हमेशा कहां से होता है बेटा, कैपिलरीज के थ्रू होता है। ये ध्यान रखेंगे बेटा, आर्टरी और वेन के थ्रू नहीं हो सकता क्योंकि उनकी दीवारें तो मोटी हैं। तो बेटा नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, द वॉल ऑफ कैपिलरीज इज मेड अप ऑफ, आंसर जो है उसका गया था ओनली एंडोथीलियम। तो एक चीज समझिए बच्चों, कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जिसमें कोई भी ऐसी वेसल जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसे हम कहेंगे ब्लड वेसल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ब्लड वेसल 3 टाइप की हो जाएंगी, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया बच्चों कैपिलरी। तो कैपिलरी के बारे में 2 बातें याद रखेंगे, आर्टरी और वेन को जो जोड़ती है वो कैपिलरी है, और कैपिलरी की जो वॉल है बच्चों ये सिंगल लेयर से बनी होती है, उसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। यानी बेटा कैपिलरी की जो वॉल है उसमें एक ही लेयर होती है, एक ही लेयर है, वो भी हम कहते हैं एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऐसा कुछ। तो आर्टीरियोल तो हो गया बेटा। अब यहां मैं जो भी बातें करूंगा किसके बारे में करूंगा, टिपिकल ब्लड वेसल यानी आर्टरी और वेन। अब जो भी यहां डिस्कस करूंगा बच्चों सिर्फ आर्टरी और वेन के बारे में करूंगा, इसको ध्यान सुनिएगा। अब जो भी डिस्कस करूंगा बच्चों मैं आर्टरी और वेन के बारे में बात करूंगा। मान लेते हैं मेरे बच्चों ये आर्टरी है और ये वेन है, मान लेते बेटा ये आर्टरी है ये वेन है। पहली बात तो कोई सी भी हो बेटा अंदर जो है आपको ल्यूमेन तो देखने को मिलेगा, और दोनों तरफ क्या होगी बेटा, इस तरह से आपको वॉल देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से आपको जो है वॉल देखने को मिलेगी। ये डायग्राम आप कैसे दिख रहे हैं बेटा, आर्टरी है उसको कट करके आपको ऐसे दिखा है, वेन को कट करके ऐसे दिखा है। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों हम कैपिलरी तो पढ़ चुके हैं, कैपिलरी की जो वॉल है उसमें तो एक ही लेयर है बच्चों एंडोथीलियम, वो हम पढ़ चुके हैं, सिंगल सेल थिक है। अब जो भी बातें करूंगा आर्टरी और वेन के बारे में, पहले अब इन जनरल बातें सुनिए एनसीईआरटी की। बेटा जो टिपिकल वर्टिब्री होती है उसकी वॉल में जो है 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली कहलाती मेरे बच्चों ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो बीच वाली होती है मेरे बच्चों वो कहलाती है ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे अंदर वाली होती है ना बच्चों, सबसे अंदर वाली उसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। पूरा एनसीईआरटी चल रहा है। जैसे हार्ट की वॉल में 3 लेयर है, याद कीजिए एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो उसी तरह से बेटा जो ब्लड वेसल की वॉल है उसमें 3 लेयर है, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा। बेटा अगर मैं इसकी बात करूं यहां दिखाऊं तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका इंटरना। बेटा ये वाली जो है एक्सटर्ना, ये मीडिया और ये इंटरना। इंटरना तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों एंडोथीलियम। और याद कीजिए ब्लड कैपिलरी की वॉल में सिर्फ यही लेयर है, यानी बाकी के 2 लेयर नहीं है बच्चों।
इसीलिए कैपिलरी की जो वॉल है वो सबसे पतली हो जाती है। तो जो भी फिल्ट्रेशन होगा, जो डिफ्यूजन होगा, जो एक्सचेंज होगा, वो हमेशा कैपिलरी के थ्रू होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर पहले बात करते हैं बच्चों, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना किसकी बनी होती है? एनसीईआरटी के पॉइंट को आइए समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये बनती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर आपको कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। एज इट इज एनसीईआरटी चल रही बच्चों। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना बनती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तंतुमय संयोजी ऊतक। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बेटा जो ट्यूनिका मीडिया है ये मेन मसल लेयर है, ये बनी होती है मेरे बच्चों स्मूथ मसल्स की, यानी इनवॉलेंट्री, और जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बच्चों? इलास्टिक फाइबर। तो एनसीईआरटी का पॉइंट कंप्लीट हुआ बच्चों। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है जिसमें कोलेजन फाइबर है। ट्यूनिका मीडिया बेटा बीच वाली लेयर है, ये मस्कुलर लेयर है, ये सबसे थिकेस्ट लेयर है, ये बनती है स्मूथ मसल की जिसमें इलास्टिक फाइबर है। और सबसे इनरमोस्ट बेटा ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा या एंडोथेलियम, जो बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। अब यहां पे बेटा कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। आपके मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है, तो मैं बोर्ड पर वो चीजें नहीं लिखना चाहूंगा बच्चों। डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ये बस आपको सुनना है बच्चों, ये आपका होमवर्क होगा। बाकी मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है। आइए समझते हैं पहले आर्टरी और वेन में डिफरेंस। आर्टरी की डेफिनेशन बता चुका हूं, जो अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाए, यानी किसी ऑर्गन में, उसे कहते हैं आर्टरी। जो किसी ऑर्गन से टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आए उसे हम कहते हैं वेन। यह समझिए बेटा, हार्ट से किसी दूसरे ऑर्गन में जो लेकर जाए उसे तो कहा जाता है आर्टरी। जो ऑर्गन से, किसी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर आए उसे कहते हैं वेन। ये पहला डिफरेंस, ये डेफिनेशन हो गई। याद कीजिए, आर्टरीज में नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। बेटा इसमें एक और एक्सेप्शन आएगा, अम्बिलिकल आर्टरी, वो हम डिस्कस करेंगे। वेन में नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। बेटा कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और पॉइंट बच्चों, आर्टरीज जो होती हैं वो नॉर्मली डीपली सिचुएटेड होती हैं बॉडी के अंदर। जो वेन्स होती हैं बेटा वो सुपरफिशियल हैं, ये बाहर से जो आपको दिखती हैं आसानी से बेटा ये वेन्स होती हैं। तो वेन्स को ढूंढना आसान है, इसलिए जब भी कोई ब्लड कलेक्शन करना होता है या कोई इंजेक्शन लगाना होता है तो मोस्टली जो बेटा वेन से जो है उस चीज की हम बात करेंगे। तो समझिए, आर्टरीज जो होती है वो मोस्टली जो है डीपली सिचुएटेड होती हैं, जबकि वेन्स जो होती है मेरे बच्चों वो सुपरफिशियली सिचुएटेड होती हैं, सुपरफिशियल। अब मैं आपको आर्टरी और वेन की वॉल के बारे में डिफरेंस बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप ध्यान से देखिए, आर्टरी की जो वॉल है थिक है, तो आर्टरी की जो वॉल है मेरे बच्चों वो थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि वो मोर मस्कुलर है, एसर्शन रीजन बनना चाहिए। आर्टरी मैं बता रहा हूं, वेन आप खुद कर लेंगे। बेटा आर्टरी की वॉल देखिए थिक है, वेन की तो पतली है ना। आर्टरी की वॉल थिक है क्योंकि वो मोर मस्कुलर है, ट्यूनिका मीडिया वेल डेवलप होती है। और समझिए, याद कीजिए, ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक फाइबर है। अगर ट्यूनिका मीडिया वेल डेवलप है तो इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगी ना बच्चों, तो इसलिए हम कह सकते हैं आर्टरीज की जो वॉल है वो इलास्टिक होती है बच्चों। ये जो आप शब्द यूज करते हो ना बच्चों, वैसो डायलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? आर्टरीज के लिए बेटा, ऐसा कुछ। तो आर्टरीज की वॉल आप देखिए थिक है क्योंकि मोर मस्कुलर है, और मस्कुलर है उसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा है तो ये इलास्टिक होती है। और बेटा मोटी दीवारें हैं तो आसानी से नहीं ढहती हैं, तो ध्यान रखिएगा आर्टरीज की जो वॉल है वो नॉन कॉलेप्सिबल होती हैं। यानी अगर आर्टरी को खाली भी कर दिया जाए ना बच्चों तो कभी भी कॉलेप्स नहीं होती है, मोटी दीवारें हैं, आसानी से नहीं पिचकती हैं बच्चों, ऐसा कुछ। आर्टरी की जो दीवार है बेटा वो आसानी से नहीं पिचकती है, ध्यान रखेंगे। तो आर्टरीज की वॉल थिक है, मोर मस्कुलर है। बेटा आर्टरीज की वॉल थिक है, मोर मस्कुलर है, इलास्टिक है और नॉन कॉलेप्सिबल है। वेन में जस्ट आप उल्टा कर लीजिए बच्चों, वेन की जो वॉल है वो थिन है क्योंकि लेस मस्कुलर है, नॉन इलास्टिक है और कॉलेप्सिबल होती है, ऐसा कुछ। तो यहां पर बच्चों हमने जो है ब्लड वेसल को भी कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर बच्चों हमने ब्लड वेसल को कंप्लीट कर लिया। छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बच्चों। एक बच्चा जो है बार बार कमेंट लिख रहा है कि सर आप लोग जो हैं एक बड़ा इवेंट कब करेंगे। मैं फिर दोहराना चाहूंगा बच्चों कि आप जो हैं गलत जगह पर आपने एडमिशन ले लिया बेटा। आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन के लिए
क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि किसी बड़े इवेंट की जानकारी। मेरे बच्चों, एग्जाम में ये सवाल थोड़ी ना आएगा किस इंस्टीट्यूट के कौन से टीचर के पास कौन सी गाड़ी है। आपने जो है और जगह आपने बड़े बड़े इवेंट्स देखे होंगे बच्चों, तो शायद आप उसी को जो है रेफरेंस बनाकर हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं इस चीज को। बेटा एग्जाम में ये सवाल थोड़ी ना आएगा कि उस कोचिंग के टीचर के पास कौन सी गाड़ी है, मर्सिडीज का कौन सा मॉडल है, किस गाड़ी से वो अपने इवेंट में आते हैं। नहीं आएगा बच्चों। किस टीचर के पास मर्सिडीज है या नहीं है वो सवाल थोड़ी ना आएगा बच्चों। ये आ सकता है कि मर्सिडीज बेंज के लोगो जो होता है वो कौन से वॉल से रिप्रेजेंट करता है, कौन से वॉल से रिजेंबलेंस शो करता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। तो जो बच्चा बार बार सवाल लिख रहा है कि सर आप बड़ा इवेंट कब करेंगे, मैं फिर दोहराना चाहूंगा बेटा आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहां पर जो है हम अपनी गाड़ियां दिखाने के लिए आपको नहीं आए हैं, ईमानदारी से बस आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। एंड दैट्स द बेस्ट ए टीचर कैन डू फॉर हिज और हर स्टूडेंट्स, और वही हम करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ईसीजी हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने ब्लड वेसल्स कंप्लीट कर लिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ब्लड प्रेशर। छोटे छोटे सब टॉपिक्स आज हम पढ़ना चाहते हैं। आइए बात करते हैं बच्चों, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ब्लड प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो ब्लड लगाएगा उसी को कहते हैं बेटा ब्लड प्रेशर। वेरी इजी बेटा, ब्लड जो प्रेशर लगाएगा वही तो ब्लड प्रेशर है ना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। बच्चे यहां पर डाउट पूछ लेते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। बच्चे पूछ लेते हैं सर वॉल्यूम ऑफ प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों वो वाला लॉजिक यहां पर काम नहीं आएगा। व्हाट इज ब्लड प्रेशर बेटा, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ऐसा प्रेशर जो ब्लड लगाता है वही तो ब्लड प्रेशर है ना बच्चों। तो ब्लड का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा मेरे बच्चों, तो ब्लड जितना ज्यादा होगा तो प्रेशर भी तो उतना ज्यादा लगाएगा ना बच्चों। तो समझिए, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो बेटा व्हाट इज ब्लड प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब एक चीज समझिए बच्चों, ब्लड प्रेशर नॉर्मली आर्टरीज में मेजर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरीज में। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप डांटते भी बड़े प्यार से हो। बच्चों हम आपको डांटना थोड़ी ना चाहते हैं, हम आपको डांटना नहीं चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी बच्चों, तो आप सिलेक्शन पर लेकर अपनी जो है फोकस कर पाएंगे। हम आपको क्यों डांटेंगे बच्चों? क्योंकि आप जो हैं अचीवर लेवल के बच्चे हैं, आप बड़े बच्चे हैं, तो आपको डांटना नहीं बच्चों। आप वो बच्चे हैं जो चोट खा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा प्यार जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होगा बच्चों। हम जो है किसी बच्चे को जगाने की कोशिश नहीं करेंगे ना बच्चों, क्योंकि हमें पता है हमारी बात से जाग जाएगा तो ठीक है, वरना वक्त तो जगाएगा ही ना बेटा। पर ध्यान रखिएगा, जब वक्त जगाता है तो भारी नुकसान हो जाता है, तब आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होते हैं। तो जो बच्चा पूछ रहा था कि सर आप बड़ा इवेंट कब करेंगे, तो मैंने गलत क्या कहा? आपने गलत जगह एडमिशन ले लिया बेटा। यहां पर आपको हमारी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं देखनी है, आपको यहां टीचर की नॉलेज चेक करनी है, उनका डेडिकेशन देखना है, उनका डिटर्मिनेशन देखना है, उनकी मेहनत देखनी है, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं बेटा। तो हम उस पर काम करने वाली टीम है, उसके वाले जो है हम टीचर्स हैं। तो समझिए बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। ऐसा प्रेशर जो ब्लड लगाता है उसे हम कहते हैं बेटा ब्लड प्रेशर। पर समझिए, ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं आर्टरीज के अंदर। किस में मेजर करते हैं बेटा? आर्टरीज के अंदर। और आपको पता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यंत्र आता है उसे कहा जाता है बच्चों, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो यंत्र आता है उसे कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। बेटा आजकल तो घर घर में जो है डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर है। पर याद कीजिए, मैक्सिमम जो पुराने डॉक्टर्स हैं, जो बढ़िया डॉक्टर्स हैं, वो आज भी आपने देखा होगा ऐसे एक बक्सा खोलते हैं, उसमें मरकरी का लेवल होता है, यहाँ पर एक पट्टा बांधते हैं, फुस 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 करते हैं, टाइट टाइट महसूस होता है, वो नोजल को लूज करते हैं, जो मरकरी उसका लेवल ड्रॉप होता है, उनको ब्लड प्रेशर 100 में आ जाता है। हमें कुछ भी 100 में नहीं आता है, वैसे हमको आता है बच्चों, उसी को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो समझिए बेटा, ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरी में मेजर करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है।
और समझिए ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो है वो हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, भुजा की जो आर्टरी होती है ब्रेकियल आर्टरी, उसमें मेजर किया जाता है। अब समझिए ब्लड प्रेशर क्या है मेरे बच्चों। मान लेते बेटा ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, इसका मतलब आर्टरी की जो वॉल हम पढ़ चुके हैं थिक है और इलास्टिक है। आप देखिए बेटा इसके अंदर खून बह रहा होगा और जब ब्लड फ्लो कर रहा होगा तो बिना दीवार से टकराए थोड़ा ना फ्लो करेगा बेटा, और जब दीवार से टकराएगा तो टकराते समय यहां पर प्रेशर तो एक्सर्ट करेगा ना बेटा, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, डेफिनेशन समझिए। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल्स ऑफ द आर्टरी। यानी बेटा बहता हुआ खून आर्टरीज की इलास्टिक वॉल पर जो प्रेशर लगाता है उसी को कहा जाता है बच्चों ब्लड प्रेशर, दैट्स इट। यानी बहता हुआ खून जब दीवार से टकराएगा तो जो प्रेशर वो लगाता है उसी को कहा जाता है बच्चों ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ, उसी को कहा जाता है बच्चों ब्लड प्रेशर। अब एक चीज समझिए, ब्लड प्रेशर को दो स्टेज में मेजर किया जाता है बच्चों। एक तो जब हमारा हार्ट सिस्टोल कर रहा हो, और एक तब जब हमारा हार्ट डायस्टोल कर रहा हो। बेटा हार्ट को दो ही तो काम आते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए बेटा जब हार्ट सिस्टोल करेगा तो ब्लड को स्पीड से पंप करेगा ना बच्चों, और जब स्पीड से पंप करेगा, मान लेते हैं इधर हार्ट है, हार्ट ने किया सिस्टोल, तो ब्लड को स्पीड से पंप करेगा, और जब स्पीड से पंप करेगा तो ब्लड स्पीड से भागेगा, दीवारों से जोर से टकराएगा, और जब जोर से टकराएगा बच्चों तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और उसकी वैल्यू आती है मेरे बच्चों 120 mmHg। अगर आपको बेटा वैल्यू 120 मिल रही है, अगर आपको बेटा वैल्यू 120 मिल रही है तो वो फिगर क्या बता रहा है कि अभी अभी आपके हार्ट ने सिस्टोल किया है, इसलिए इसको कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपको पता है अगले ही पल आपका हार्ट क्या करेगा बच्चों, डायस्टोल, और जब वो डायस्टोल करेगा तो ब्लड को पंप नहीं करेगा, तो ब्लड के बहने की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाएगी, तो ब्लड दीवार से धीरे धीरे टकराएगा, और जब धीरे धीरे टकराएगा तो प्रेशर कम होगा, उसकी वैल्यू आपको मिलती है बेटा 80 mmHg। तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट पर 80 लिखा हुआ दिख रहा है तो वो क्या बता रहा है कि अभी अभी आपके हार्ट ने क्या किया है, डायस्टोल किया है, ऐसा कुछ। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपका हार्ट सिस्टोल करेगा, ब्लड पंप करेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, वो है 120। और बेटा आपका हार्ट अगर डायस्टोल करेगा, ब्लड पंप नहीं करेगा, तो ब्लड धीरे धीरे जाएगा तो प्रेशर भी कम लगेगा बेटा, तो उसे कहा जाएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि हम ब्लड प्रेशर को दो स्टेज में मेजर कर सकते हैं। जब हार्ट सिस्टोल करेगा तो आपको वैल्यू 120 मिलेगी, जब हार्ट डायस्टोल करेगा तो आपको वैल्यू 80 मिलेगी। तो बेटा जो 120 है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो वो 80 है वो डायस्टोलिक है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बेटा नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कितना होता है, 120/80 होता है। बेटा ये बटे नहीं है, डिवाइड करके 3/2 नहीं करना है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और इसको बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर की मदद से मेजर किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज वापस से बेटा ब्लड वेसल पर ले चलता हूं, इसको समझिए, याद कीजिए। आर्टरीज में आप देख रहे हैं बेटा उसकी दीवार मोटी है, कंसेप्ट समझिए। जब दीवार मोटी है तो ल्यूमेन पतला हो जाएगा, और सोचिएगा ल्यूमेन पतला होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो बेटा आर्टरी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, बेटा आर्टरी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा ना, यहां से एसर्शन बनेंगे बेटा। देखिए आर्टरी की वॉल थिक है तो ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, ल्यूमेन नैरो तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, और ब्लड प्रेशर ज्यादा बेटा तो ब्लड के बहने की जो स्पीड है वो भी ज्यादा होगी। और सोचिए जब ब्लड स्पीड से भागेगा तो बैकफ्लो वैसे नहीं होगा, और जब बैकफ्लो नहीं होगा तो रोकने के लिए हमें वॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ। अगर आप वेन की बात करो बेटा, ध्यान से देखो, वेन की जो वॉल है वो थिन है बेटा, मैं लिखूं यहां पर वॉल जो है वो थिन है, तो जाहिर सी बात है जो ल्यूमेन है वो वाइड होगा, और ल्यूमेन अगर वाइड होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर जो बेटा कम हो गया, और ब्लड प्रेशर अगर कम है तो ब्लड के बहने की जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। और सोचिए जब ब्लड धीरे धीरे चलेगा तो चुपके से बैकफ्लो होने की कोशिश कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए वेन के अंदर क्या पाए जाते हैं मेरे बच्चों, वॉल्स पाए जाते हैं, ऐसा कुछ। तो वी फॉर वेन, वी फॉर वॉल्स, ये वाला पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। तो यहां पे बेटा हमने ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया, यानी समझिए बहता हुआ खून जो प्रेशर लगाता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, और इसको दो स्टेज में मेजर करेंगे। जब हार्ट सिस्टोल करेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब हार्ट डायस्टोल करेगा ब्लड प्रेशर जाहिर सी बातें कम होगा, 80 mmHg वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको यहां पर एक कंसेप्ट समझाता हूं बच्चों। जैसे जैसे एज बढ़ती है, समझिएगा नीट में आ चुका है, एज बढ़ती है
तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है बच्चों। ये ध्यान सुनिए, जब एज बढ़ती है ना मेरे बच्चों तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। याद कीजिए, उम्र बढ़ती है तो हार्ट बीट रेट तो कम हो जाती है। यानी समझिए, जब उम्र बढ़ती, मैंने आपको समझाया था, उम्र बढ़ती है तो हार्ट बीट रेट तो कम हो जाती है, पर ब्लड प्रेशर क्या होता है ज्यादा। अब इसका कंसेप्ट समझाता हूं बच्चों, नीट में आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो बच्चों, ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट बीट रेट पर डिपेंड नहीं करता है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। समझिए बेटा, अगर मान लेते हैं दिल जो है 72 बार धड़केगा, पर अगर धीरे धीरे धड़केगा तो कम ब्लड पंप करेगा, और ब्लड ही अगर कम पंप होगा तो प्रेशर भी तो कम हो जाएगा ना। पर सोचिए, अगर मान लेते हैं दिल कम बार धड़केगा, पर जब भी धड़केगा जोरदार धड़केगा, यानी कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी ना बच्चों, और ज्यादा जोर से अगर धड़केगा तो ज्यादा ब्लड पंप कर देगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड ज्यादा पंप होगा, तो उस समय ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो एक चीज समझिए, जो बूढ़ा दिल होता है ना बेटा, कम बार धड़कता है, पर जब भी धड़कता है जोरदार धड़कता है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए बेटा, जो ब्लड प्रेशर होता है वो हार्ट बीट रेट पर डिपेंड नहीं करता है, वो हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। समझिए, याद कीजिए, उम्र बढ़ती है तो ऐसे नोड की एक्टिविटी कम होती है, हार्ट बीट रेट कम होती है, यानी 72 की तुलना में कम धड़कता है, पर जब भी धड़कता है जोरदार धड़कता है। और सोचिए, अगर हार्ट ज्यादा जोरदार धड़केगा, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, और जब जोरदार धड़केगा तो ज्यादा ब्लड पंप कर देगा, और ज्यादा ब्लड पंप कर देगा तो ब्लड प्रेशर भी जो है बेटा ज्यादा होगा। तो समझिए, बूढ़ा दिल जो है वो कम बार धड़कता है, पर जब भी धड़कता है जोरदार धड़कता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था, बूढ़ापे के अंदर जो हार्ट है वो ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड पंप क्यों करता है। बेटा, फोर्स के साथ पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, पर आखिर बूढ़ा दिल जो है वो फोर्स के साथ पंप क्यों करता है। रीजन है क्योंकि बुढ़ापे में आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है बेटा वो कम हो जाती है। पूछा जा चुका है बेटा, आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज, वो ओल्ड एज में जो है वो कम हो जाती है। ये उसका आंसर था। चलिए मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, कंसेप्ट समझिए। मान लेते बेटा, एक जवान दिल है और ये जवान आर्टरी। जब दिल जवान है बच्चों तो आर्टरी भी तो जवान होगी ना। अब समझिए, जो जवान आर्टरी है वो जवान दिल से क्या कहती है, अरे ओ दिल भैया 72 बार धड़क लो, पर जोर से मत धड़को। अरे तुम्हें बुढ़ापे तक इंसान को लेकर जाना है, तुम्हें हर दिन धड़कना है, नॉनस्टॉप धड़कना है, तो जोरदार मत धड़को। यानी जवान जो आर्टरी है वो जवान दिल से क्या कहती है कि अरे ओ जवान दिल, तुम भले 72 बार धड़को, पर ज्यादा जोर जोर से ना धड़को, ऐसा कुछ। तो हार्ट क्या बोलेगा, अरे ओ जवान आर्टरी, अगर मैं धीरे धीरे धड़कूंगा तो ब्लड प्रेशर कम नहीं हो जाएगा। तो जवान आर्टरी कहती है तुम लोड क्यों ले रहे हो, तुम तो जो है ज्यादा बार धड़को, पर धीरे धीरे धड़को, इंटेंसिटी कम रखो, होने दो ना ब्लड प्रेशर कम। अगर ब्लड प्रेशर सही में कम हो जाएगा तो हम जवान है ना, हमारे अंदर इलास्टिसिटी है, हम कंस्ट्रिक्शन कर लेंगे, और कंस्ट्रिक्शन करके हम ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे ना। यानी समझे बेटा, जवानी के दिनों में जो हार्ट है उस पर ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। उसको बोला जाता है आप ज्यादा बार तो धड़किए, पर आप कम जोर से धड़किए। अगर ब्लड प्रेशर कम लगेगा तो आर्टरी में इलास्टिसिटी है, वो कंस्ट्रिक्ट होकर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा लेगी ना बेटा, ऐसा। पर सोचिए, मान लेते हैं बुढ़ापे का दिन आ गया है, तो अब मान लेते हैं बूढ़ा दिल है और बूढ़ी आर्टरी है। अभी बूढ़ी आर्टरी बूढ़े दिल से क्या कहेगी, अरे ओ बूढ़े दिल, आप जो है कम बार धड़किए, पर जब भी धड़किए जोरदार धड़किए। तो बूढ़ा दिल क्या कहेगा, कमाल करती हो आर्टरी, जवानी के दिन में तो तुम हमें ये कहा करती थी कि तुम लोड मत लो, तुम जो है धीरे धीरे धड़को, अब तुम हमसे कह रही हो कि कम बार धड़को पर जोरदार धड़को। अरे हम जोर जोर से धड़केंगे तो ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएगा, अगर हम धीरे धीरे धड़केंगे ब्लड प्रेशर कम होगा तो तुम बढ़ा लेना ना। तो बूढ़ी आर्टरी क्या कहती है, अरे वो बूढ़े दिल, वो जो है जवानी की बात कुछ और थी, अब हम भी तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे अंदर इलास्टिसिटी अब कम हो गई है, अब अगर आप भी अगर धीरे धीरे धड़कोगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और चूंकि हमारी इलास्टिसिटी कम है तो अब हम कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा पाएंगे। अब चूंकि हम कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है बूढ़े दिल, आप कम बार धड़क लीजिएगा, पर जब भी धड़किएगा जोरदार धड़किएगा। ये मैंने आपको समझाया बच्चों, ये मैंने आपको समझाया बच्चों।
तो ध्यान रखिएगा, बूढ़ा दिल कम बार धड़कता है, पर जब भी धड़कता है जोरदार धड़कता है। और जब हार्ट जोरदार धड़केगा, ज्यादा फोर्स के साथ पंप करेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और हार्ट को ज्यादा फोर्स के साथ पंप क्यों करना पड़ रहा है? ड्यू टू द रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज, ऐसा कुछ, ये मैंने आपको समझा दिया बच्चों। तो यहां पर बेटा जी ब्लड प्रेशर वाला कंसेप्ट भी क्लियर होता है। छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो ब्लड प्रेशर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आइए डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा पहला जो हम डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज हाइपरटेंशन। बेटा टेंशन का मतलब बायोलॉजी के अंदर है ब्लड प्रेशर से। तो हाइपर मतलब ज्यादा। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए बच्चों, तो उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन। अगर नॉर्मल से कम हो जाए उसे हम कहेंगे हाइपोटेंशन। ये समझ में आना चाहिए बच्चों। तो व्हाट इज हाइपरटेंशन? अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। और समझिए बेटा, सिस्टोलिक वाला 120 है, डायस्टोलिक वाला 80। अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे बेटा। अगर 120 वाला 140 हो जाए और 80 वाला 90 हो जाए तो हम कहेंगे दिस इज हाइपरटेंशन। तो बेटा एनसीईआरटी के अंदर ये भी जो है मेंशन किया गया। तो बेटा अगर पूछा जाए ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से कम हो जाए दैट इज हाइपोटेंशन, अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए वो है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ध्यान रखेंगे बेटा, व्हाट इज हाइपरटेंशन? अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। कितना? ये 140 हो जाए, ये 90 हो जाए, दैट्स इट। इसे हम कहेंगे बेटा हाइपरटेंशन। पर एक चीज समझिए, कल को मान लेते हैं बेटा 7-8 साल बीत चुके हैं, मान लेते हैं 7-8 साल बीत चुके हैं, एमजे सर जो हैं मान लेते हैं मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मान लेते हैं आप भी जो है मेरा पीछा करते करते मेरे पीछे आ गए। उम्मीद करते हैं तब तक आप एमबीबीएस कर चुके होंगे ना बच्चों। अब मान लेते हैं भागते भागते आपने मेरे यहां पर स्फिग्मोमेनोमीटर लगा दिया, भागते भागते आपने फुसफुस कर दिया, भागते भागते आपने मेरा ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया, तो उस समय तो जाहिर सी बात है बच्चों ज्यादा आएगा। तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि सर आपको तो हाइपरटेंशन की बीमारी है, मेरी दुकान से आकर जो है आप ये दवाइयां ले लीजिएगा। ये कौन सा तरीका बच्चों बिजनेस करने का, दवाई बेचने का? ये तो बदतमीजी है बच्चों। ये तो आपको पता है बेटा, भागते समय तो ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा ही ना बच्चों, भागते समय तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा ही सही। तो इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा रिपीटेड चेक, इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे बच्चों रिपीटेड चेक्स। अगर आप बार बार चेक करें और ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा मिले तो उसको कहा जाएगा हाइपरटेंशन। बेटा बार बार ब्लड प्रेशर अगर चेक करें तो ये ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं सोते समय ब्लड प्रेशर मेजर किया 140/90, खाना खाते समय मेजर किया 140/90, नॉर्मली बात करते समय मेजर किया 140/90। बेटा अगर ब्लड प्रेशर बार बार रिपीटेड चेक करने पर अगर ज्यादा आएगा तो उसको कहा जाएगा हाइपरटेंशन। अब एक चीज समझो बच्चों, हाइपरटेंशन को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैनेज नहीं किया बेटा तो याद कीजिए जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आर्टरीज अपने आप को रप्चर होने से बचाने के लिए डायलेशन करती है, पर उनकी भी एक लिमिट है ना बच्चों। पर सोचिए अगर मान लेते हैं ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो जो है ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाएंगी और एक टाइम आने पर आर्टरीज रप्चर हो जाएंगी बेटा, उसे हम कहते हैं हेमरेज। हेमरेज का मतलब जो है सिर्फ ब्रेन हेमरेज नहीं होता बेटा, किसी भी ऑर्गन की अगर ब्लड वेसल फट जाए बच्चों तो उसे कहा जाएगा हेमरेज। अब सोचिए बेटा हाइपरटेंशन की वजह से जो है हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, हार्ट डिजीजेस हो सकता है बेटा, किडनी की आर्टरी फट जाए तो किडनी अफेक्ट हो सकती है, मान लेते हैं ब्रेन की आर्टरी फट जाए तो ब्रेन अफेक्ट हो सकता है। तो एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है, यानी हाइपरटेंशन जो है बेटा वो हार्ट डिजीजेस कॉज कर सकता है, वो जो है कुछ वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी और ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये कम से कम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ध्यान रखेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हाइपरटेंशन से बस यही ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे, नहीं मेरे बच्चों, हाइपरटेंशन से और भी ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि बेटा अगर मान लेते हैं रेटिना की आर्टरी फट गई तो अंधापन हो सकता है,
अगर गोनेट्स की आर्टरी, जेनाइटल आर्टरी अगर फंस गई, फट गई, तो स्टेरिलिटी हो सकती है ना बच्चों, गैमेट का प्रोडक्शन बंद हो सकता है। पर आप तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखेंगे, ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। ये मैंने आपको समझाया बच्चों। अगला जो डिसऑर्डर है वो है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नाम से पता चल रहा है कोरोनरी आर्टरी में होने वाली डिजीज। मान लेते बेटा ये कोरोनरी आर्टरी है, सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। कोरोनरी आर्टरी वो है जो हार्ट को सप्लाई करती है। अब बेटा अगर मान लेते हैं कोरोनरी आर्टरी में डिजीज हो रही है तो उसे कहा जाएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और एनसीईआरटी कहती है इट इज ऑफनली रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसमें क्या होता है बेटा, कोरोनरी आर्टरी की जो वॉल है इसमें बेटा कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाता है। इसमें जो है फाइब्रस टिश्यू वॉल के अंदर, इसमें कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स का डिपोजिशन होने लग जाता है। एक एक वर्ड एनसीईआरटी में। और इनके डिपोजिशन से क्या होता है बेटा, यहां पर एक थक्का बनने लग जाता है, एक प्लेग बनता है, इसे कहते हैं एथ्रोमेटस प्लेग। और समय के साथ साथ क्या होगा बेटा, प्लेग जो है बढ़ेगा तो वॉल बड़ी हो जाएगी। और सोचिए अगर वॉल बड़ी होगी तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन देखने को मिलता है। वैसे एक और वर्ड आता है मेरे बच्चों, वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अगर हम सिर्फ कैल्शियम डिपोजिशन की बात करें तो आर्टरीज की वॉल हार्ड हो जाती है, और हार्ड हो जाए वो है आर्टीरियो। पर हमें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखना है बच्चों कि समझे कोरोनरी आर्टरी में नॉर्मली आपको एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। इसमें कोरोनरी आर्टरी की वॉल में कैल्शियम का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन, लिपिड्स का डिपोजिशन, इसे बेटा प्लेग कहा जाता है, एथ्रोमेटस प्लेग। और धीरे धीरे प्लेग बड़ा होगा तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो। और ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो हार्ट की मसल्स को जो है सप्लाई बच्चों वो कम होने लगेगी, ऐसा कुछ। इसे कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये आपको याद होना चाहिए। अब बेटा कुछ शब्द मैं आपको और समझाता हूं, कुछ शब्द और समझते हैं। जैसे एक होता है मेरे बच्चों वो है हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट अरेस्ट या फिर हम कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट, और एक होता है बेटो हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, दिल का दौरा, या इसे कहा जाएगा बच्चों मायोकार्डियल इनफार्क्शन। मायोकार्डियल इनफार्क्शन, इनफ्रैक्शन नहीं, इनफार्क्शन। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक और वर्ड याद रखना है, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। अब मैं आपको सारे समझाता हूं बच्चों, सिर्फ एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए। बेटा हार्ट फेलियर का क्या मतलब है, हमारा हार्ट एग्जाम में फेल हो गया। बेटा फेल होने का मतलब ये थोड़ा ना सिर्फ 0 नंबर आए, 0 नंबर आएंगे तो भी वो फेल है, पर अगर पासिंग मार्क्स से अगर थोड़े कम आ जाएं वो भी तो फेल है। अब हमारे हार्ट का एग्जाम क्या चल रहा है, उसको ब्लड पंप करना है। इनविजिलेटर टिश्यूज हैं और टिश्यूज ने डिसाइड कर रखा है 5 लीटर भाई साहब आपके लिए पासिंग मार्क्स हैं कि आप 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कीजिए। आप 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कीजिए, और जब 5 लीटर ब्लड पंप करेंगे तो हम टिश्यूज की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो पाएगी, तब कहा जाएगा कि आप पास हो गए। अब समझिए, पासिंग मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो भी तो बेटा वो फेल है। मान लेते हैं हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप तो कर रहा है, पर मान लो बेटा 5 लीटर से अगर कम पंप कर रहा है। एक चीज समझिएगा, हार्ट बीट नहीं कर रहा है वो तो कार्डियक अरेस्ट है मेरे बच्चों। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, वो एक अलग चीज है। बेटा अरेस्ट का मतलब है किसी को रोक देना। अगर हार्ट बीट करना बंद कर दे वो है कार्डियक अरेस्ट। पर हार्ट बीट तो कर रहा है, यानी ब्लड पंप तो कर रहा है, मार्क्स लेकर तो आ रहा है, पर उतना ब्लड पंप नहीं कर रहा जितना कि बॉडी टिश्यूज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर पूछा जाए कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है, हार्ट बीटिंग स्टॉप्स। अगर हार्ट बीट बंद हो जाए बेटा, हार्ट बीट अगर स्टॉप हो जाए उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। पर अगर हार्ट बीट तो कर रहा है पर वो सफिशिएंटली नहीं कर रहा है कि बॉडी टिश्यूज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उसे कहा जाता है हार्ट फेलियर। ये समझ में आना चाहिए। नहीं समझिए, दिल धड़क तो रहा है पर उतना ब्लड पंप नहीं कर रहा जितना बॉडी टिश्यू की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए, यानी मार्क्स लेकर तो आ रहा है पर उतने नहीं ला रहा जितना पास होने के लिए चाहिए, यानी कहेंगे हार्ट फेल हो गया। समझिए, मैं अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं, व्हाट इज हार्ट फेलियर, इट इज द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडी टिश्यू। बेटा अगर हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है तो कार्डियक अरेस्ट, पर पंप तो कर रहा है, इफेक्टिवली नहीं कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा बच्चों हार्ट फेलियर। अब एक एक चीज समझिए,
एनसीईआरटी कहती है बेटा हार्ट फेलियर को कभी कभी जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स जो है वो इसका एक मेन सिम्टम है बेटा, कंजेशन ऑफ लंग्स। इसको समझिए बेटा, जब किसी का हार्ट फेलियर होता है ना तो लंग्स में कंजेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। इसको समझिए, जब किसी में हार्ट फेलियर होता है ना बेटा तो लंग्स में कंजेशन हो जाता है। सुना होगा आपने, कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़, या कितना कंजेस्टेड इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ है। तो जब किसी में हार्ट फेलियर होता है लंग्स में भीड़ भाड़ हो जाती है। किसकी भीड़ भाड़ हो जाती है? म्यूकस की, फ्लूइड की। जैसे आप समझिए, आपको आइडिया बेटा, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहां पर जो सेल्स होते हैं वहां पर आपको सीलिया देखने को मिलते हैं। वो उस म्यूकस को ओरल कैविटी की तरफ प्रोपेल करते हैं ताकि वो लंग्स में ना चल जाए। पर आपने क्या देखा, अगर हार्ट फेलियर है तो बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सेल्स होते हैं ना उनकी सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो सीलिया की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। और बेटा जब सीलिया की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाएगी, वो म्यूकस को ओरल कैविटी की तरफ प्रोपेल नहीं कर पाते हैं, तो वो म्यूकस जो है वो लंग्स में चला जाता है। तो लंग्स के अंदर बेटा म्यूकस की, फ्लूइड की जो है भीड़ भाड़ हो जाती है। यानी आपने कहा जब हार्ट फेलियर है तो लंग्स में कंजेशन हो जाता है फ्लूइड का। इसलिए कल को अगर कोई पेशेंट आपसे आकर ये कहता है बेटा कि डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा मुझे अपने सीने में थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है, बेटा सीने में भारीपन नहीं हल्कापन महसूस होना चाहिए, क्योंकि यहां लंग्स है और उनके अंदर हवा है। पर सोचिए बच्चों, अगर उन लंग्स में म्यूकस भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, जैसा न्यूमोनिया में भी होता है, तो आपको सीने में भारीपन महसूस होगा। अगर सीने में भारीपन महसूस हो रहा है इसका मतलब लंग्स में कंजेशन हो गया, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद हार्ट फेलियर की कंडीशन चल रही है। तो बेटा आपने देखा, लंग्स में कंजेशन होगा तो सीने में भारीपन, और सीने में भारीपन होगा तो ये किस बात का सिम्टम हो सकता है? हार्ट फेलियर का। तो उम्मीद करता हूं एनसीईआरटी 100 में आ रही है बच्चों। तो हार्ट फेलियर को कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स जो है वो इसका एक मेन सिम्टम देखने को मिलता है। अब एक चीज समझिए बेटा, चाहे हार्ट फेलियर हो चाहे हार्ट अरेस्ट हो, हार्ट की मसल को डैमेज नहीं हुआ है, हार्ट की मसल बिल्कुल ठीक है। आप सप्लाई तो पूरी करो, मसल जिंदा है पर ढंग से काम नहीं कर रही है। हार्ट फेलियर, मसल तो जिंदा है पर ऐसे नोड हो सकता है इंपल्स नहीं दे रहा है, तो हार्ट बीट नहीं कर रहा है। पर सोचिए, अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से मान लेते बेटा कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट को सप्लाई कम हो जाएगी ना, और हार्ट को अगर इनसफिशिएंट सप्लाई होती है तो बेटा क्या होता है, जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है यहां पर सडन एक्यूट चेस्ट पेन हो जाता है, उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना मतलब होता है पेन, और पेक्टस वर्ड यूज होता है चेस्ट के लिए। तो बेटा अगर हार्ट की मसल्स को इनसफिशिएंट अगर सप्लाई हो जाएगी तो बेटा यहां पर जो है अचानक से सीने में दर्द उठता है, उसे कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। और बेटा अगर ये कंडीशन लगातार बनी रहे तो इनएप्रोप्रिएट, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से अगर हार्ट की मसल परमानेंटली डैमेज हो जाए, मसल ही मर जाए, तो उसे कहा जाता है बच्चों हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, शन मतलब फिनोमेना, इन्फार्क मतलब डेथ, कार्डियल मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल। तो हार्ट की मसल के मरने का फिनोमेना दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है। दिल धड़क ही नहीं रहा है, हार्ट अरेस्ट। धड़क तो रहा है पर एफिशिएंटली नहीं धड़क रहा है, हार्ट फेलियर। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई की वजह से एक्यूट चेस्ट पेन हो दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस, और अगर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से अगर हार्ट की मसल परमानेंटली डैमेज हो जाए तो उसे कहा जाता है हार्ट अटैक। उसे कहा जाता है हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी दिल का दौरा पड़ना। तो यहां पे बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने जो है डिसऑर्डर्स भी कंप्लीट कर लिए, छोटे छोटे सब टॉपिक से जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो डिसऑर्डर हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों पोर्टल सिस्टम के बारे में, इसको समझिए। छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। पोर्टल सिस्टम समझाऊं उससे पहले बच्चों मैं आपको एक बार डायरेक्ट सर्कुलेशन समझाता हूं। डायरेक्ट सर्कुलेशन, मान लेते हैं बॉडी का कोई ऑर्गन है बेटा जी, ऑर्गन बनता है टिश्यू से, टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू फ्लूइड। अगर मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है आर्टरी। ऑक्सीजन मतलब इसमें ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है।
अंदर जाकर ये डिवाइड होगी मेरे बच्चों कैपिलरीज में, यहां से एक्सचेंज हो जाएगा, फिर यहां से डीऑक्सीडेंटेड ब्लड लेकर कौन निकलती है मेरे बच्चों, वेन। पहले मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, वेन, इसमें डीऑक्सीडेंटेड ब्लड है यानी CO2 ज्यादा है, वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा है। अब समझिए बेटा, ऐसा थोड़ा नहीं कि एक बार खून गंदा हो जाएगा उसे हम बाहर फेंक देंगे और नया खून लेकर आएंगे। मैं दिल से दुआ कर रहा हूं बच्चों, ना तो आपको ना आपके किसी जान पहचान में किसी को भी ब्लड बैंक से ब्लड लेने की जरूरत ना पड़े बच्चों। तो देखिए जो ब्लड गंदा हुआ है हम इसी को साफ कर लेंगे ना, और इसी को साफ करके हम वापस अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए होता है बेटा दैट इज अ पोर्टल सिस्टम। अब देखिए इस वेन में गंदा खून है, आपको CO2 को निकालकर ऑक्सीजन डालनी है, ये वाला काम लंग्स में होगा, और वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है जो यूरिन से बाहर चला जाए, ये काम किडनी में होगा। तो किसी भी ऑर्गन की वेन अपना गंदा खून कहां पहुंचाना चाहती है, हार्ट में, कि बेटा हार्ट ही उसको जो है लंग्स और किडनी में पंप करेगा। और उसके लिए बेटा ये जो है किस में डालना चाहती है, वेना कावा में। इन जनरल समझा रहा हूं बेटा, वेना कावा में। सोचिए अगर ये ऑर्गन हार्ट से नीचे है तो इंफीरियर वेना कावा, ऊपर है तो सुपीरियर वेना कावा, और वेना कावा से फिर ये ब्लड कहां चल जाएगा बेटा, हार्ट में, ऐसा कुछ। ये तो होता है मेरे बच्चों डायरेक्ट सर्कुलेशन। पर अब आप सोचिए बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन थोड़ी ना बेटा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं और सबका जो खून है बेटा वो गंदा निकल रहा है। अब सोचिए अगर सारे ऑर्गन अपना गंदा खून वेना कावा में डालने लग गए तो बेटा इतनी सारी CO2, इतना सारा अमोनिया, यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सीधे हार्ट तक पहुंच जाएगा, तो हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो बेटा हम इस डायरेक्ट सर्कुलेशन को जो है बंद करना चाहते हैं। तो हमने इस ऑर्गन से क्या कहा, अरे वो ऑर्गन भैया सुनो ना, माना कि आपकी इस वेन में गंदा खून है, पर अगर आप सीधे इसको वेना कावा या हार्ट में डाल दोगे तो आप अकेले ऑर्गन थोड़ी ना हो, आप सब अगर अपना गंदा खून वेना कावा या हार्ट में पहुंचा दोगे तो हार्ट डैमेज हो जाएगा। आपको तो अपना गंदा खून हार्ट तक पहुंचाना ना भैया, डायरेक्टली ना पहुंचा के इनडायरेक्टली पहुंचाएं तो चलेगा। उसने कहा बिल्कुल चलेगा, हमें तो अपना ब्लड बस हार्ट तक पहुंचाना है, आप इनडायरेक्टली पहुंचा दो तो भी ठीक है। तो हमने इनसे क्या कहा, एक काम कीजिए, आप अपना खून पहले किसी दूसरे ऑर्गन को दे दीजिए, वो आपका ब्लड थोड़ा साफ कर लेगा, उसके बाद आपका ब्लड जो थोड़ा साफ हो चुका है प्लस खुद का ब्लड वो अपनी वेन से पहुंचा देगा, तो आपका ब्लड तो इनडायरेक्टली पहुंच जाएगा ना। क्या ये बात चलेगी? इन्होंने कहा बिल्कुल चलेगी। अब इन्होंने हमसे जो है ऑप्शन मांगे कि हम किसको दे सकते हैं। मैंने इनको ऑप्शन दिए, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। आप अपना ब्लड जो है किडनी को दे सकते हो, हाँ किडनी साफ कर लेगी ना। याद कीजिए अगर इसके ब्लड में बहुत सारा यूरिया है तो किडनी उसको छान लेगी, यूरिन से बाहर निकाल देगी, तो ब्लड थोड़ा तो साफ हो जाएगा ना। हमने कहा कि आप अपना ब्लड जो है लीवर को भी दे सकते हो। बेटा अगर इसके ब्लड में अमोनिया है तो लीवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा। मान लो इसके ब्लड में अगर मान लो बीवियां हैं, बैक्टीरिया, वायरस, तो लीवर के अंदर मैक्रोफेजेस हैं, कफर सेल हैं, वो उस बीवी का सफाया करेंगे। आप एक चीज समझिए बच्चों, इसके अंदर गंदगी है, इतनी सारी गंदगी अगर सीधे हार्ट तक चली गई तो हार्ट डैमेज हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली ना जाकर इनडायरेक्टली जाना वो कहलाता है बेटा पोर्टल सिस्टम। क्या कहलाता है बेटा? पोर्टल सिस्टम। क्या कहलाता है? पोर्टल सिस्टम। अब इन्होंने हमसे कहा कि हम अपना ब्लड किसको दे सकते हैं, 3 ऑप्शन दिए, किडनी को दे दीजिए, लीवर को दे दीजिए, या फिर आप हाइपोफाइसिस को। याद कीजिए हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इन्होंने हमसे क्या कहा, देखिए भैया हमारे पास तो वही वेन है जो वेना कावा जाती है, आप कह रहे हो किसी दूसरे ऑर्गन में चल जाओ। अब वहां जाने के लिए हमारे पास कोई वेन तो है नहीं है, तो परेशान क्यों होते हो आप? हम आपको पोर्टल सिस्टम दे रहे हैं तो वहां जाने के लिए हम आपको पोर्टल वेन भी तो देंगे। बस आप ये बताइए आपको जाना कहां है। अगर आपको जो है भाई साहब, आपको अगर किडनी में जाना है तो हम आपको क्या देंगे? रीनल पोर्टल वेन। अगर आपको लीवर में जाना है तो हम आपको क्या देंगे? हेपेटिक पोर्टल वेन। और अगर आपको हाइपोफाइसिस में जाना है तो हम आपको देंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। दैट्स इट। फिर वो ऑर्गन आपके ब्लड को थोड़ा साफ कर लेंगे, फिर वो अपनी वेन से पहुंचा देंगे। जैसे कि किडनी से निकल जाएगी रीनल वेन और ये खुल जाएगी इंफीरियर वेना कावा। याद कीजिए लीवर से आ जाएगी हिपैटिक वेन और ये भी खुल जाएगी इंफीरियर वेना कावा, और हाइपोफाइसिस आ जाएगी जगलर वेन। ये वर्ड आपको याद नहीं रखना है बच्चों। और ये आ जाएगी सुपीरियर वेना कावा। कहने का मतलब है मेरे बच्चों, डायरेक्टली ना जाकर इनडायरेक्टली जाना वो कहलाता है पोर्टल सिस्टम, ताकि हमारे हार्ट को जो है ज्यादा डैमेज ना पहुंचे, वही कहलाता है पोर्टल सिस्टम। और जिस ऑर्गन से होकर गुजरेगा उसके हिसाब से नामकरण होगा। अगर किडनी से होकर गुजरेगा तो रीनल पोर्टल सिस्टम, लीवर से होकर गुजरेगा तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसिस से होकर गुजरेगा तो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम।
यहां पे बेटा मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूं। अगर हम बात करें मैमल्स की इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो हमारे अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, हमारे अंदर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है। तो मैमल्स के अंदर हेपेटिक है, हाइपोफाइजियल है, कौन सा नहीं है मेरे बच्चों? रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है। अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, अगर मैं बेटा फ्रॉग की बात करूं, तो फ्रॉग के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम है, उसके अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, कौन सा नहीं है? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो है वो नहीं है। ये कंक्लूजन है। दिस इज ऑल अबाउट पोर्टल सिस्टम। थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं बच्चों। तो यहां पर जो है बच्चों पोर्टल सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में हमें डिस्कस करना है लिम्फेटिक सिस्टम, वो भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में तो फिलहाल बस एक हेडिंग लिखा हुआ बच्चों लिम्फ, वो मैं आपको समझाऊंगा ही सही। गोरांशी ने अच्छा डाउट पूछा है कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्लड को कैसे साफ करेगी? बेटा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हमने इसलिए नहीं रखा है ताकि हम ब्लड को साफ करवाएं। आपको थोड़ा सा आइडिया हो, हाइपोथैलेमस बनाता है दो तरह के हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हमने हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम तो इसलिए रखा है ताकि हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा सकें। तो गौरांशी, मुझे लगता है आपको आपके डाउट का आंसर मिल गया होगा बेटा। तो बेटा डायरेक्टली ना जाकर इनडायरेक्टली जाना, वो क्या कहलाता है? पोर्टल सिस्टम। तो बेटा इसी के साथ जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। ब्लड को लेकर सारी बातें हो चुकी हैं, ब्लड वेसल्स हम पढ़ चुके हैं, हार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या डिस्कस करना है बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। वैसे तो देखिए बच्चों, वहां ब्लड है तो यहां लिम्फ होना चाहिए, वहां ब्लड वेसल्स है तो यहां पर लिम्फ वेसल्स होना चाहिए, वहां हार्ट है तो यहां पर बेटा जी लिम्फ नोड होने चाहिए, लिम्फ नोड्स। तो वहां आप तीन चीजें पढ़ते हैं, तो यहां पे बेटा हमें ये तीन चीजें पढ़नी है। पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी में इस चैप्टर में हेडिंग सिर्फ लिम्फ लिखा हुआ है, तो हम लिम्फ पर फोकस करेंगे। यहां से मेन एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों। आप समझिएगा, पहले मैं आपको बेटा ब्लड सर्कुलेशन वाला पोर्शन फिर से समझाता हूं। एक ही डायग्राम में सब समझा दूंगा। मान लेते बेटा ये कोई ऑर्गन है, ऑर्गन बनेगा टिश्यू से, टिश्यू बनेंगे सेल से, और यहां भरा हुआ है टिश्यू फ्लूइड। पहले मैं आपको ब्लड वेसल्स बता देता हूं। ब्लड वेसल नॉर्मली ब्लड में, नॉर्मली ऑर्गन में ब्लड लेकर कौन जाएगी? आर्टरी। याद कीजिए, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन ज्यादा और न्यूट्रिशन ज्यादा। फिर ये अंदर जाकर डिवाइड हो गई मेरे बच्चों कैपिलरीज में। फिर यहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन निकलेगी? वेन निकलेगी बेटा, इस तरह से वेन। इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद कीजिए, इसमें CO2 ज्यादा और वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा। अब समझिएगा बेटा, ये तो ब्लड वेसल्स हैं, चाहे आर्टरी हो, चाहे कैपिलरी हो, चाहे वेन हो, ये तो ब्लड वेसल हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कैपिलरी की, याद कीजिए इसकी वॉल जो है सिंगल सेल थिक एंडोथेलियम, सिंपल इसको में सेपिलियम, और साथ ही साथ वो परफोरेटेड भी है। अब इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है ना मेरे बच्चों, ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड फ्लो कर रहा है से मेरा मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, और ब्लड की जो मैट्रिक्स है बच्चों वो है प्लाज्मा। अब हमें वैसे तो तीन चीजें पढ़नी है बच्चों, लिम्फ, लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड। पर टेक्निकली हम यहां पर बेटा लिम्फ को डिस्कस करेंगे। अब सुनना, पहले समझे लिम्फ क्या है। ये जो यहां टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है ना बेटा, इसी को लिम्फ कहते हैं। एनसीईआरटी को ध्यान सुनिए बेटा, एक्चुअली में जो टिश्यू फ्लूइड है इसी को लिम्फ कहते हैं। हालांकि इसको लिम्फ नाम कब देंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पर फिलहाल मान के चलिएगा, ये जो यहां टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ बच्चों, वही क्या है? लिम्फ है। अब ये लिम्फ बनता कैसे है? ब्लड कैपिलरी से ब्लड छनता है और टिश्यू फ्लूइड यानी लिम्फ बनता है, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी लाइन क्लियर हो रही है बेटा? एनसीईआरटी लाइन क्लियर हो रही है बेटा? ब्लड कैपिलरी से ब्लड छनेगा और टिश्यू फ्लूइड यानी लिम्फ बनेगा। अब देखते हैं क्या क्या छनेगा, क्या क्या नहीं छनेगा। बेटा आरबीसी का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो पहला पॉइंट, ब्लड में आरबीसी है तो वो रेड कलर, लिम्फ में आरबीसी नहीं है तो वो कलरलेस, जस्ट लाइक वाटर। बेटा प्लेटलेट्स का फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा।
तो ध्यान रखिएगा, ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट, लिम्फ में प्लेटलेट्स कंप्लीटली एब्सेंट। बेटा डब्ल्यूबीसी नॉर्मली फिल्टर होकर तो नहीं आते, पर लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो आपको आइडिया हो, याद कीजिए डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट पुलिस वाले। तो अगर मान लेते बेटा टिश्यू फ्लूइड में अगर कोई बीवी आ जाए, बैक्टीरिया वायरस आ जाए, तो वो जो पुलिस वाले हैं वो डायापिडेसिस करके बाहर तो आ ही सकते हैं ना। पर ध्यान रखिएगा ओवरऑल डब्ल्यूबीसी ब्लड में ज्यादा है। नीट का क्वेश्चन है बच्चों, ओवरऑल डब्ल्यूबीसी ब्लड में ज्यादा है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी कम है। अगर पूछा जाए लिम्फ में कौन सा डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, तो आप कहोगे लिम्फोसाइट। नाम से पता चल रहा है लिम्फ का सेल। यानी डिफरेंस समझिए, ब्लड कैपिलरी से ब्लड छनता है और टिश्यू फ्लूइड यानी लिम्फ बनता है। तो बेटा आरबीसी वहां है, यहां नहीं है, वहां प्लेटलेट्स है, यहां नहीं है। यानी समझिएगा लिम्फ में आरबीसी और प्लेटलेट्स तो कंप्लीटली एब्सेंट, पर डब्ल्यूबीसी तो मिलेंगे। पर ओवरऑल डब्ल्यूबीसी ब्लड में ज्यादा है, लिम्फ में कम है। ये समझ में आ रहा है? अब एक चीज समझिए बेटा, प्लाज्मा तो फिल्टर होगा ही से, जैसे उसमें पानी है तो पानी फिल्टर होगा। एक चीज समझिए, ब्लड का और लिम्फ का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होता है बच्चों। केमिकल कंपोजिशन कह रहा हूं मैं, यानी अगर वहां ग्लूकोज है तो यहां भी ग्लूकोज फिल्टर होगा, वहां जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यहां भी वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लड में अगर देखा जाए तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लिम्फ में जो है मेरे बच्चों प्रोटीन्स जो है वो कम होते हैं, पर होते तो हैं। और यहां मैं कौन से प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों? क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो अमेजिंग चीज सुनिए, वैसे याद कीजिए क्लॉटिंग में कौन हेल्प करते हैं? प्लेटलेट्स। पर बेटा हमें प्लेटलेट से ज्यादा क्या चाहिए होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी क्लॉटिंग फैक्टर। अब इस चीज को समझिए बेटा, आपने देखा ब्लड में प्लाज्मा है, लिम्फ में प्लाज्मा नहीं है, पर कोई नहीं, क्लॉटिंग फैक्टर्स तो है ना बेटा। हालांकि लिम्फ में प्लेटलेट कंप्लीटली एब्सेंट, पर क्लॉटिंग फैक्टर तो है। और क्लॉटिंग फैक्टर अगर है तो लिम्फ के अंदर क्लॉटिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होगी, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ब्लड क्लॉट हो सकता है बेटा, क्लॉटिंग के लिए हमें क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं। तो ब्लड में तो प्लेटलेट भी है, क्लॉटिंग फैक्टर भी है, तो उसकी क्लॉटिंग कैपेसिटी ज्यादा। माना कि लिम्फ में प्लेटलेट नहीं है पर क्लॉटिंग फैक्टर तो है ना बच्चों, तो याद रखिएगा लिम्फ में क्लॉट होने की कैपेसिटी है, सीरम में नहीं है। पर समझिए लिम्फ क्लॉट हो तो सकता है, पर इसकी क्लॉटिंग कैपेसिटी ब्लड की तुलना में कम होगी। यानी कि लिम्फ को क्लॉट होने में समय ब्लड की तुलना में ज्यादा लगेगा, ये पता होना चाहिए। एक चीज हमने देखी बेटा, ये जो कैपिलरी है ये ब्लड से आ रही है आर्टरी से, तो इसमें बेटा ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, न्यूट्रिशन ज्यादा है और वेस्ट प्रोडक्ट कम है। पर समझिए यहां से जब बेटा यहां से ऑक्सीजन छनकर आएगी, वो किसके पास चल जाएगी? टिश्यू सेल के पास, और सेल इसमें क्या डाल देगा? CO2। तो लिम्फ में CO2 ज्यादा, वहां से बेटा न्यूट्रिशन छनकर आएगा, न्यूट्रिशन जाएगा सेल के पास, सेल इसमें क्या डाल देगा? वेस्ट प्रोडक्ट। यानी बेटा ब्लड के अंदर जो है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ज्यादा है, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट कम होता है नॉर्मली। मैं कैपिलरी की बात कर रहा हूं बच्चों, वेन की बात नहीं कर रहा हूं। पर देखिए लिम्फ के अंदर CO2 वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होता है। तो यहां पर NCERT के हमने पॉइंट्स कवर कर लिए बच्चों। ब्लड कैपिलरी से ब्लड छनता है तो टिश्यू फ्लूइड यानी कि लिम्फ बनता है। आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, WBC है। पर ध्यान रखना ओवरऑल WBC जो है बेटा वो ब्लड में ही ज्यादा है, लिम्फ में WBC कम है। पर कौन सा WBC यहां ज्यादा है? लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा लिम्फ में प्लेटलेट कंप्लीट एब्सेंट है, पर क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से क्लॉटिंग कैपेसिटी तो है। हालांकि इसको क्लॉट होने में जो समय लगेगा ब्लड की तुलना में वो ज्यादा लगेगा, ये पता होना चाहिए। और बेटा प्लाज्मा में चीजें छनेंगी सही, वहां प्रोटीन ज्यादा है, यहां प्रोटीन कम है, पर क्लॉटिंग फैक्टर तो है ना बच्चा। माना कि प्लेटलेट नहीं है पर क्लॉटिंग फैक्टर तो है, तो लिम्फ में क्लॉट होने की कैपेसिटी तो है। हालांकि इसको क्लॉट होने में समय ब्लड की तुलना में ज्यादा रखेगा, यानी इसकी क्लॉटिंग कैपेसिटी ब्लड की तुलना में क्या होगी? कम होगी, ऐसा कुछ। तो बेटा यहां पर हमें जो है लिम्फ पढ़ना था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं बेटा, हालांकि NCERT की बात नहीं है फिलहाल। लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड की बेटा समझिए, ये टिश्यू फ्लूइड अब गंदा हो चुका है, देखिए गंदा है, तो हमें क्या करना है? इस गंदे टिश्यू फ्लूइड को हमें साफ करना होगा। अच्छा टिश्यू फ्लूइड लाइए, गंदा ले जाइए। तो बेटा इस गंदे टिश्यू फ्लूइड को वेन्स तक पहुंचाने में जो वेसल्स हेल्प करती हैं वो है लिम्फ वेसल। जिसमें आपको आइडिया दो बेटा, यहां पर इस तरह से कुछ लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज जैसे ब्लड कैपिलरी, ये लिम्फ कैपिलरी। तो अब ये जो गंदा टिश्यू फ्लूइड है बेटा ये चल जाता है लिम्फ कैपिलरीज में, और अब इसे हम क्या नाम देते हैं? लिम्फ। बेटा समझिए जो टिश्यू फ्लूइड है वही एक्चुअल में लिम्फ है। तो जब तक वो सेल के बीच में भरा हुआ है वो टिश्यू फ्लूइड है। जैसे वो गंदा टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाता है, अब उसी को हम लिम्फ नाम देते हैं। यानी जो टिश्यू फ्लूइड है बच्चों वही एक्चुअल में लिम्फ तो है। अब देखिए लिम्फ ये जो है ये गंदा है, पर देखिए इसमें पैथोजेंस भी तो हो सकते हैं, इसमें बीवी हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस। तो बेटा ये अकेला ऑर्गन थोड़ी ना है,
अगर इसका टिश्यू फ्लूइड ब्लड में चला गया तो ब्लड से होते हुए हार्ट, तो हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो हमें इस लिम्फ को भी थोड़ा बहुत साफ कर लेना चाहिए। तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये सब फ्यूज होकर एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे हम कहते हैं लिम्फ नोड। फिर लिम्फ नोड से बेटा इस तरह से फिर कुछ कैपिलरी निकलेंगी, वो फ्यूज होकर बनाएंगी फिर लिम्फ नोड। यानी आप देख पा रहे हैं ये जो गंदा लिम्फ है ये वहां तक जाने से पहले 1000 लिम्फ नोड से गुजर चुका होगा। और आपको आइडिया बच्चों, लिम्फ नोड जो होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। थोड़ा सा इम्यून सिस्टम का आइडिया हो, इसके अंदर बेटा मेच्योर लिम्फोसाइट्स बैठे हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो आने वाली बीवी का सफाया करेंगे बैक्टीरिया और वायरस का। तो आप देख रहे हैं लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है, ये लिम्फ को ब्लड में जाने से पहले थोड़ा बहुत साफ कर लेगा, जैसा पोर्टल सिस्टम कर रहा था। फिर यहां से बेटा कुछ निकलती हैं, ये फ्यूज होकर बनाती है लिम्फ वेसल्स। फिर लिम्फेटिक वेसल्स फ्यूज होकर बनाती हैं लिम्फेटिक डक्ट, और लिम्फेटिक डक्ट किसमें खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में, ऐसा कुछ। तो इसी एक डायग्राम के अंदर बच्चों हमने पूरा लिम्फेटिक सिस्टम समेट लिया। एक वर्ड जो है बच्चों आपको एनसीईआरटी के पैराग्राफ में मिलेगा, लैक्टियल्स। हालांकि जो है डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेबस से हट गया है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है विलाई। मान लेते बेटा यहां पर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, यहां पर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं। बेटा इंटेस्टाइन के जो फोल्ड्स होते हैं ना ल्यूमेन में, उन्हें हम कहते हैं विलाई। अब इन विलाई के अंदर बच्चों इस तरह से ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, और इनके अंदर मेरे बच्चों लिम्फ कैपिलरीज भी होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज, ये हैं लिम्फ कैपिलरीज। और विलाई के अंदर जो लिम्फ कैपिलरीज होती है ना बच्चों, इन्हीं को कहा जाता है लैक्टियल्स। ये आपको वर्ड मिलेगा इसलिए मैंने आपको बता दिया बच्चों। व्हाट आर लैक्टियल्स? जो इंटेस्टाइन के फोल्ड है ना बच्चों, विलाई, ये इंटेस्टाइन के फोल्ड है विलाई, इनके अंदर जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उन्हें कहा जाता है लैक्टियल्स। और बेटा जो फैटी डिराइव्ड चीजें होती है ना, फैटी डिराइव्ड चीजें, जैसे मान लेते हैं फैटी एसिड्स वगैरह, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां होता है बेटा, लैक्टियल्स के अंदर होता है। तो यहां पे बेटा हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम भी कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में बेटा हमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स पढ़ने थे, हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको थोड़ा समय देना चाह रहा हूं, एक बार आप इसको जल्दी से ऑब्जर्व कर लीजिए। पहले हमने डिस्कस किया बच्चों ईसीजी। ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, नॉट द मैकेनिकल एक्टिविटी। और ध्यान रखिएगा, द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, एंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वन कैन इजीली डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। कैपिलरीज के अंदर सिर्फ ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटीमा यानी एंडोथीलियम है, इसलिए जो भी फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन होता है बेटा वो कैपिलरी की वॉल से होता है। बाकी आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस बताए, ये ऑब्जर्व कर लेना। आर्टरी की वॉल थिक है, मोर मस्कुलर है, इलास्टिक है, नॉन कोलेप्सिबल। तो ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, ल्यूमेन नैरो तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, स्पीड ज्यादा, और जब ब्लड स्पीड से भागेगा बैकफ्लो होगा ही नहीं बच्चों, और बैकफ्लो नहीं होगा तो उसको रोकने के लिए वॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हमने बात करी ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल्स ऑफ द आर्टरी। इसे जो है आर्टरी में मेजर करते हैं। नॉर्मली हमारी आर्म की जो ब्रेकियल आर्टरी उसमें करते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर, 2 स्टेज में। जब हार्ट में सिस्टोल होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा 120, जब हार्ट में डायस्टोल होगा तो ब्लड धीरे धीरे बहेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसा कुछ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, मैंने आपको समझाया बूढ़ा दिल जो है कम बार धड़कता है, पर जब भी धड़कता है जोरदार धड़कता है। तो बेटा हार्ट बीट रेट कम हो जाती है पर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और हार्ट को ज्यादा फोर्स के साथ पंप क्यों करना होता है, रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि आर्टरीज की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। फिर हमने डिसऑर्डर्स की बात करी, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए बेटा वो है हाइपरटेंशन। पर ध्यान रखिएगा रिपीटेड चेक, और हाइपरटेंशन को मैनेज करना जरूरी है, वरना हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। और हाइपरटेंशन हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, पर और को भी कर सकता है, चूंकि एनसीईआरटी में ये लिखे हुए हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर बेटा सिर्फ कैल्शियम डिपोजिशन की बात करूंगा तो हार्डनिंग हो जाएगी, वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। ल्यूमेन नैरो होगा। दिल धड़कना बंद कर दे तो हार्ट अरेस्ट, धड़के पर ढंग से ना धड़के, एफिशिएंटली ना धड़के, हार्ट फेलियर। पर जब हार्ट फेलियर होता है लंग्स में कंजेशन हो जाता है, इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। रिवाइज भी करवा दिया बेटा। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से जो एक्यूट चेस्ट पेन होता है उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस,
और अगर इनएडुकेट ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट की मसल अगर डैमेज होने लग जाए उसे कहते हैं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। पोर्टल सिस्टम डायरेक्टली ना जाकर इनडायरेक्टली जाना बच्चों, वो कहलाता है पोर्टल सिस्टम। लास्ट में हमने डिस्कस किया लिम्फेटिक सिस्टम। तो उम्मीद करता हूं बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में बच्चों कुछ सेलेक्टेड करेक्शंस जो हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी जो हैं हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं मुस्कुराहट के साथ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। तो अगली क्लास में हम 12th क्लास का जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपका नाइटमेयर हो सकता है। एमजे सर का तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, दैट इज इवोल्यूशन यानी कि विकास। तो तन और मन के साथ एमजे सर के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगली क्लास में मैं आपके सामने एक कहानी शुरू करूंगा जिसका नाम है बच्चों इवोल्यूशन। थैंक यू सो मच बच्चों, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं।